संसदीय क्षेत्र के विषयों को उठाना चाहते हैं, तो मुझे आशा है कि आप सब चेयर को सहयोग करेंगे। श्री उम्मेदाराम बेनीवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया। संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में सोलर, विंड और थर्मल प्लांटों के माध्यम से देश में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन दिए तले अंधेरा वाली कहावत सिद्धार्थ हो रही है। लोगों को घरेलू एवं कृषि कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में बिजली नसीब नहीं हो पाती, जिससे किसानों को रबी की बुआई करने में देरी हो रही है। नहरी क्षेत्र में भी बिजली की गंभीर समस्या है। फुहारा पद्धति से डिक्कियों के माध्यम से जो लाइट नहीं मिलने की वजह से किसान अपनी बुआई नहीं कर पा रहे हैं और किसानों को मात्र बिजली मिलती है, वो भी कम वोल्टेज होने की वजह से उनकी मोटरें जल जाती है, जिससे किसानों को रिपेयरिंग के लिए बहुत खर्चा आता है। और ट्रांसफार्मर जलने के बाद में महीनों भर उनको रिप्लेसमेंट नहीं किए जाते और लाइनें फॉल्ट हो जाती है, तो किसानों को दफ्तरों के अंदर चक्कर लगाने पड़ते हैं और FRD टीमें सही ढंग से काम नहीं करती। पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं होने के कारण उपज मेरा आपके माध्यम से मांग है कि किसानों को समय पर पूरी बिजली मिले और जो नए RDSS स्कीम के तहत जो GSH बन रहे हैं उनका तुरंत प्रभाव से बनाए जाएं और किसानों को पूरी बिजली मिले। इसके लिए फीडरों को दुरुस्त किया जाए, ट्रांसफार्मर नए लगाए जाए और नए GSH बनाए, ताकि किसानों को घरेलू बिजली और एग्रीकल्चर की बिजली समय पर मिलती रहे। करीब 17,000 लोग आज भी अंधेरे के अंदर उनको नए कनेक्शन दिए जाए। माननीय सदस्य, आप पहली बार चुनकर आए हैं। ये विषय, कई विषय राज्यों के रहते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो केंद्र के विषय है उनको सामान्य रूप से उठाएं। अगर राज्य केंद्र के विषय हो तो आप उठा सकते हैं, ये प्रयास करना चाहिए। श्री NK प्रेमचंदन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक बार कभी बार हमें मौका मिलता है, फिर कम से कम 20 लोगों को तो मौका दें, 20 सदस्यों को मौका दें। धन्यवाद, आपने मुझे मुद्दा उठाने का मौका दिया। ये जो एम्प्लॉयज़ से संबंधित, कर्मचारी संबंधित योजना है, श्रम मंत्री जी का ध्यान आपके लिए अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ अपनी बात पर। जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं इस देश में, महोदय, कर्मचारियों की जो पेंशन योजना है उसमें 2014 से उसमें कई खामियां हैं, कई जो है इसके बारे में कई बार को ज़्यादा खास नहीं किया गया है। उस श्रेष्ठ सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में फैसला दिया और उसके बाद उनको उच्च जो है कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत उनको पेंशन मिलने लगी है, लेकिन 2 वर्ष के बाद भी 1% जो हैं उन्होंने प्रार्थना पत्र दिए हैं कि उनको केरल में सिर्फ 2 लोगों को 2% ही इनको जो है पेंशन मिली है। केरल की ये रिपोर्ट है। जो कुल प्रार्थना पत्र मिले हैं अगस्त 2024 तक, जो 17,48,775 प्रार्थना पत्र दिए गए, उसमें से सिर्फ 2% ही लोगों को ये लाभ मिल पाया है। इसलिए कृपया देखिए कि 2 वर्ष के बीतने के बाद भी, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भी, 2 वर्ष बीतने के बाद भी वो जो प्राधिकरण है उनका बड़ा नकारात्मक रवैया है। अच्छी पेंशन, उनको उच्च पेंशन मिलनी चाहिए और एक नया तरीका अपनाया गया है कैलकुलेशन का, जोड़ने का, और इसमें तरीका था, फॉर्मूला था पेंशन को जोड़ने का, और अब जो है नया फॉर्मूला है। इसलिए महोदय बहुत कम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।
ये अधिनियम के ये जो है सभी तरीके के नियमों के खिलाफ है। इसलिए मैं न्यूनतम पेंशन तो मिले, न्यूनतम। महोदय, एक बात मैं कहना चाहूँगा, 16वीं लोकसभा में भी मैंने इसके बारे में संकल्प रखा था निजी सदस्यों के द्वारा के कार्यक्रम में के समय में। इसलिए न्यूनतम पेंशन मिले, कम से ये 3 मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गिरनार पर्वत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, जैन समाज अति अल्पसंख्यक है। जैन समाज का हमेशा से ही राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है। जैन धर्म के अनुयायियों पर किसी न किसी रूप से प्रहार किया जाता रहा है। गिरनार पर्वत की 5वीं टोक, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की उस दिन जैन समाज के लोगों को निर्वाण लाडू चढ़ाने से रोका गया। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के सदस्यों ने बतलाया चंद्र प्रकाश कि चावल, बादाम आदि पूजा अर्चना की सामग्री भी रोकी जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर अपील करता हूं। गिरनार धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट, आपकी क्या मांग है? 1 मिनट। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जैन समुदाय के धर्म तीर्थ और जैन बोर्ड की स्थापना की जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में 5 जनजातियों और 4 क्षेत्रीय भाषा जैसे संथाली, कुड़ुक, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़माली, मरखा, पचपरगनिया और नागपुरी राज्य के लोगों को द्वारा बोली जाती है। इनमें से सिर्फ संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि 8 अन्य जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को शामिल नहीं किया गया। इन कारणों से इन भाषाओं को छोड़ा गया है। भारतीय भाषा संस्थान का इस पर क्या शोध हुआ, इन भाषाओं को कैसे योजना चाहता हूँ, क्योंकि कुड़माली भाषा झारखंड, बंगाल, असम और उड़ीसा राज्यों में लगभग 3 करोड़ कुर्मी एवं अन्य समुदाय द्वारा बोली जाती है। आगामी जनगणना भाषा कॉलम में कुड़माली भाषा के स्थान पर कुड़माली थार को रखा गया, जबकि कुड़माली भाषा को अन्य रूप में रखा गया। कुड़माली भाषा झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में भी दर्ज है। कुड़माली भाषा का पठन पाठन झारखंड राज्य के सतपाल ब्रह्मचारी, बंगाल राज्य के 1 मिनट सर, 1 मिनट, राज्य के 2 विश्वविद्यालय माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन से प्रश्न करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पानीपत जींद का जो रोड लगभग 15 वर्षों से डबल इंजन की सरकार, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, उसका जवाब मिला था सर, और आज भी पता नहीं क्या, क्योंकि हमारे जो माननीय गडकरी साहब हैं, उनकी नजरों से किस तरह से रोड बच गया, एनएच में है, और कारण केवल ये बताया गया कि हरियाणा सरकार ने जो रोड के किनारे जो पेड़ हैं उसकी कटाई अभी तक नहीं हुई। मेरा पुनः आपके माध्यम से सर ये आग्रह है, और माननीय मंत्री जी से, पानीपत जींद जो बहुत महत्वपूर्ण रोड है, लगभग हरियाणा के मध्य को जोड़ने वाला रोड है, आप सब जानते हैं। मेरा पुनः माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना है सर उस रोड को बनाया जाए। और मेरी एक अपील आपके माध्यम से, राम प्रसाद चौधरी, श्रीमान, ऐसा नहीं होता, आप विषय रखा करो। नहीं, राम प्रसाद चौधरी ना, नहीं, राम प्रसाद चौधरी। माननीय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों के हित के लिए 1978 में सरजू परियोजना 2 जिलों के लिए शुरू की गई थी।
लेकिन 1982 में इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में लागू करने का काम राष्ट्रीय सरयू परियोजना के नाम से शुरू किया गया। इसे लगभग 10,000 करोड़ की लागत से 7,000 किलोमीटर ये बनी हुई है और 11 दिसंबर 2021 को इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बलरामपुर में पहुंच करके इस नहर को राष्ट्र को समर्पित किया था। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, ऐसे जगहों पर जब पानी जाता है तो उस नहर की कटान होती है। हजारों एकड़ जमीन किसानों का जल भराव हो जाता है, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे वो धान की रोपाई का समय हो, किसान अपनी फसल कर नहीं पाता। हम आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री से मांग करना चाहते हैं कि इसका पुनः भारत की सरकार के जल मंत्री पुनः इसका सर्वे करा करके जहां इस जो मेन नहर है इसको पक्की करने का काम करने का कष्ट करावें और बहुत से किसानों का अभी मुआवजा बाकी है उसे देने का काम सरकार करावे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते अपनी बात समाप्त करते। श्रीमती शोभाबेन। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में अपने विषय हेतु बात रखने का मौका दिया। आपके माध्यम से हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी और सड़क एवं परिवहन मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे साबरकांठा और अरवली जिलों के गुजरने वाली शामळाजी चिलोड़ा नेशनल हाईवे के पूर्ण करने के 451 करोड़ जैसी भारी धनराशि आवंटित की है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और साथ में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि वर्तमान में यह कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन मुझे जनता और हिम्मतनगर नगर पालिका की जनता की ओर से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि हाईवे नंबर 48 जो हिम्मतनगर पालिका से गुजरता है, उसके कारण पीने के पानी की पाइपलाइन, गटर लाइन, गैस लाइन के लिए बार बार तोड़ना पड़ता है, जिससे सरकार का पैसों का दुर्व्यय होता है। अतः वर्तमान में जारी इस कार्य के दौरान इन सभी भूमिगत पाइपलाइनों की उचित व्यवस्था की जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इससे अतिरिक्त जिले से गुजरने वाले हाईवे पर प्रांतिज तालुका के रसूलपुर गांव के अंडरपास स्वीकृत नहीं हुआ है, जिसके कारण आसपास के 4-5 हजार लोगों एवं किसानों को आवागमन में असुविधा होती है। इसके अलावा हिम्मतनगर तालुका के पिपलोदी और भिलोड़ा तालुका अंडरपास नहीं हुआ, इसके कारण आम जनता को कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन तीनों स्थानों पर अंडरपास स्वीकृत किया जाए। इसके अलावा हाईवे पर स्थित सभी पुलों के आसपास सर्विस रोड बारिश के कारण बारंबार टूट जाते हैं, इसलिए इसे आरसीसी तर्क से बनाया जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य डॉक्टर प्रशांत यादव राव जी। गर्व का दिवस है आज के दिन। आज हमारे लिए गर्व का दिवस है। आज के दिन 16 दिसंबर 1971 को हमने पाकिस्तान पर जीत पाई थी, एक बांग्लादेश का निर्माण किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह संभव कर दिखाया, लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए हालात बदल गए हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश की हालत में आज के दिनों में हिंदू मंदिरों और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। बांग्लादेशी सनातनी समुदाय को डर है कि वहां की कट्टरपंथ सरकार किसी भी स्तर पर गिर सकती है। मंदिर में स्थित मूर्तियां जलाई जा रही है, हिंदू परिवारों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। यह न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन है, बल्कि हमारी पड़ोसी देश के लिए हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध पर प्रश्न भी उठाता है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करना कि बांग्लादेश में हो रहे हैं या फिर धरती के दूसरा कोई भी देश वहां रहने वाले हिंदू सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सके। दूसरी ओर पाकिस्तान में
बन कुलभूषण जाधव का मामला हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बावजूद पाकिस्तान ने उनके प्रति न सिर्फ एक न्याय का उपहास किया है, यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध भी है। मेरा सवाल है, क्या सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार से विशेष वार्ता करने की योजना बना रही है? पाकिस्तान में बंद कुलभूषण जाधव की सुरक्षित वापसी के लिए सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाया है और भविष्य में इसके लिए क्या योजना है? मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। चुप रहे तो पत्थर, बोलो तो बगावत। यह कैसा समय है, यह कैसी बांग्लादेश है? मोदी जी, ये चक्रव्यूह को कब? माननीय सदस्य श्री गुरमीत सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी, तुसी मैंने अपने सभापति महोदय, आपने मुझे मुद्दे पर बात करने का मौका दिया। सभापति जी, पंजाब खेलों में बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। ये बहुत बड़े खिलाड़ी जो है वो पंजाब ने दे हैं देश को, जिनके रिकॉर्ड टूट नहीं पाए हासिल किए। चाहे वो पहला ओलंपिक का जो व्यक्तिगत है वो हमारे जो लेके आए हमारे ही खिलाड़ी। और सभापति महोदय, जो खेलो इंडिया जो योजना है भारत सरकार की, उसकी जो निधि उसकी दी जाती है, आवंटन किया जाता है, उसकी तरफ जब हम देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि हम जो देखते हैं कि हमारे प्रांत की जो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हमने दिए, 61 खिलाड़ियों ने जो उसमें भाग लिया, उसमें से 56 जो थे वो पंजाबी थे। उसमें जो वहाँ से पदक लेके आए, जो उसका 20% पंजाब की तरफ से था। जो पंजाब के जो वहाँ पे खिलाड़ी गए उनमें से जरा जो पदक है वो हॉकी टीम के है। पर जब निधियों का आवंटन हम पदक लेकर आते हैं, पर जब निधियां बांटी जाती हैं तो 8 और 10 में से पंजाब कहीं भी नहीं होता। जिन प्रांतों में एक भी पदक नहीं आता, हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। गुजरात को 400 करोड़ से ऊपर रुपए दिए गए, उत्तर प्रदेश को 400 करोड़ से ऊपर रुपए दिए गए। गुजरात और उत्तर प्रदेश में ओलंपिक में सिर्फ 1 या 2, गुजरात में से तो कोई भी पदक नहीं लाया जाता। एशियाई खेल में ना कोई पदक वहाँ से आता है, कभी भी कोई पदक नहीं है, पर उनको सबसे ज़्यादा निधियाँ दी गई हैं। मैं सरकार को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो निधियों का आवंटन है, जो प्रदर्शन के हिसाब से, राज्य के प्रदर्शन के हिसाब से दिए जाने चाहिए, ताकि आगे जाके वो बढ़िया प्रदर्शन कर सके। धन्यवाद। श्री मंडिया गुरुमूर्ति जी। धन्यवाद महोदया। मैं आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूँ और रेलवे संबंधी मुद्दे उठाना चाहता हूँ जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े हैं। पहला है 31 रेलवे लाइन की स्थापना है रेणुगुंटा से गुडूर के बीच में, बहुत ही अनिवार्य है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है रेलवे का, इसलिए। और ये बात पर जोर देना चाहिए कि गुडी रुपये रेलवे लाइन जल्दी समाप्त किए जाने की आवश्यकता है, पूरा किए जाने की आवश्यकता है। वो जो बंद किया गया स्टॉप है रेलगाड़ी में फिर से शुरू किया जाए, ये कोविड से पहले होते थे। और जो अंडरपास है अम्बेडकर नगर कोडूरू के पास को चौड़ा किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक बोटलनेक होता है वो समाप्त हो। तीसरी बात यह है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की तिरुपति विशाखापट्टनम शुरू किए जाने की आवश्यकता है, ताकि यात्रियों का परिवहन सुचारू हो सके। वाराणसी और बनारस के बीच में शुरू की जाए रेलगाड़ियाँ। और अंतिम बात, नियमित मेमो सर्विस तिरुपति और कडप्पा के बीच में होनी चाहिए, बहुत ही आवश्यक रेलगाड़ी है, क्योंकि 7 औद्योगिक क्षेत्र हैं वो उनको जोड़ती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरुण गोविल जी। जय श्री राम। माननीय
यानी फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में जो नींव के पत्थर होते हैं वो छोटे और मझोले कर्मचारी होते हैं, टेक्नीशियंस छोटे कलाकार होते हैं। इन कलाकारों का बहुत शोषण होता है, श्रमिकों का बहुत शोषण होता है। कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो अधिकतर फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के पक्ष में होते हैं। इन पर भारत सरकार और राज्य सरकार के श्रम कानून लागू होने चाहिए। इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, काम के घंटे, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल मिसाब से बचना चाहिए, निर्धारित समय के पश्चात ओवरटाइम होना चाहिए, श्रम कानून के अनुसार अवकाश, महिला कामगारों को प्रसूति अवकाश, चिकित्सा सुविधा। अपने जीवन के संध्या काल में जब इन कर्मियों की आय का कोई साधन नहीं रहता, उस समय सभी सरकारी कानूनों के अंतर्गत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, श्रमिक अस्पताल इत्यादि भी इन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इन लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके निर्माताओं के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना आवश्यक बना दिया जाए। फिल्म निर्माण के छोटे कलाकार बहुत अनिवार्य अंग होते हैं। मेरा माननीय INB मिनिस्टर और श्रम मंत्री जी से आग्रह है कि दोनों मंत्रालयों की एक कमेटी का गठन किया जाए जो इन वर्कर्स को सभी सुविधाएं दिला सकें जो किसी भी दूसरी इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को मिलती हैं। थैंक यू मैम। जय श्री राम। माननीय सदस्य श्री प्रदीप पुरोहित जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ लोगों के, और देश के और उड़ीसा के सबसे एक पिछड़ा क्षेत्र है जो बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र, बरगढ़ पदमपुर क्षेत्र। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को। कई सालों से बरगढ़ नुआपड़ा रेल परियोजना के लिए कई सरकार गए, कई सरकार आए, लेकिन वहाँ का जो लोगों का रेलवे का निर्माण का प्रकल्प के लिए दावी था, नहीं हो पा रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एवं अश्विनी वैष्णव जी को। सबसे पिछड़ा क्षेत्र में बरगढ़ नुआपड़ा का एक रेलवे लाइन 2,926 करोड़ का सैंक्शन किए है। 138 किलोमीटर परियोजना पश्चिम उड़ीसा के लिए साबित होगी और इसके साथ ही रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ किया जाए। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण कार्य में कोई भी विलंब न हो और इसे समय सीमा पर तरीके से पूरा किया जाए ताकि क्षेत्र के लोग शीघ्र इस परियोजना के लाभ उठा सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। नो लाइन मैम। हाँ, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये जो सब्जेक्ट है ये सभी से ताल्लुक रखता है, वो है MP LED फंड्स। मैम 1993 में शुरू हुआ 5 लाख रुपए प्रति MP प्रति वर्ष, और उसका लाभ देख के 5 साल में इसको 40 गुना बढ़ा दिया गया, 2 करोड़ रुपया सालाना हर MP को हर क्षेत्र में। मैम पिछले 14 साल से 5 करोड़ से एक नया पैसा नहीं बढ़ा। 5 करोड़ में 11 में बनता था मैम, महंगाई बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट का दर बढ़ गया, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, GST बढ़ गया। तो मेरी एक जानकारी और शेयर करनी चाहिए कि राजस्थान में एक MP पे 40 करोड़ मिल रहा है। बिहार ऐसे जो प्रदेश है जो सबसे गरीब है, वहां 24 करोड़ दिया जा रहा है, झारखंड में 30, और दिल्ली में तो 105 करोड़, पंजाब में 70 करोड़, और ये MLA मतलब एक MP सेगमेंट में। तो मेरी गुजारिश होगी इस सरकार से कि हर एरिया के डेवलपमेंट के लिए कम से कम 40 गुना नहीं तो 10-12 गुना 50 से 60 करोड़ रुपए प्रति MP प्रति वर्ष बढ़ाया जाए, और GST कंपोनेंट को यहीं पे
सरकार काट के भेजा जाए ताकि पूरे रकम का वहां पे काम हो सके। ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। धन्यवाद माननीय सदस्य एडवोकेट प्रिया सरोज जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान नॉर्थर्न रेलवे के जलालगंज रेलवे स्टेशन जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। ये रेलवे स्टेशन अपनी श्रेणी के अन्य रेलवे स्टेशन की तुलना में रेवेन्यू के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस स्टेशन से किराकत तहसील, मणियाहू तहसील, पिंडरा तहसील तथा सिरकोनी जैसे अन्य जगहों से लोग आकर ट्रेन पकड़ते हैं। पूर्व में इस स्टेशन पर वरुणा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव था, जो कि कोरोना काल में बंद कर दिया गया है। वरुणा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के समय पर ही शटल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20401 और 20402 का संचालन वाराणसी से लखनऊ तथा लखनऊ से वाराणसी के बीच में किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि दोनों शटल एक्सप्रेस वे जलालगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव न होने से यहाँ की आम जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि शटल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20401 और 20402 का ठहराव की स्वीकृति जलालगंज रेलवे स्टेशन पर प्रदान की जाए। इससे न केवल क्षेत्र जनता को राहत मिलेगी बल्कि रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा और क्षेत्र की समग्र विकास होगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य श्री दिलेश्वर कोमत जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मेरे संसदीय क्षेत्र बिहार के सुपौल जिला अंतर्गत राघोपुर प्रखंड के सिमराही बाजार के मध्य होते हुए उत्तर से दक्षिण NH 106 बीरपुर से बीरपुर तथा पूरब से पश्चिम 4 लेन NH 57 वर्तमान में NH 27 जाती है। उस सड़क के सिमराही चौराहे पर बराबर दुर्घटनाएं होती रहती है एवं आवागमन भी बाधित रहती है तथा जान माल की काफी क्षति होती है। अतः जनहित में सदन के माध्यम से भारत सरकार से सड़क परिवहन मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि उप चौराहे पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया। श्री अरुण नेहरू जी। मैडम नमस्कार महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। जो महत्वपूर्ण बात है ध्यान में लाना चाहता हूँ सदन के रेलवे लाइन पेरम्बलूर में है। इसका जो लाभ है वो बार बार बताया गया है कि वहाँ पर रेलवे लाइन की क्या ज़रूरत है। ये तमिलनाडु में एकमात्र गैर रेलवे क्षेत्र के परिधि में रेलवे गुजरती है, लेकिन 160 किलोमीटर की परिधि में नहीं है। दो प्रकार से मदद हो सकती है। वहाँ पर देश में लार्जेस्ट नॉन वेदर फुटवेयर कंपनी है। 50,000 लोग उस फैक्ट्री में काम करेंगे। दूसरा है कि जो मक्का का उत्पादन है वो पेरम्बलूर में बहुत ज़्यादा है। 5 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। रेलवे लाइन की स्थापना से फैक्ट्री के लोगों की मदद और कृषि की उत्पादकता भी बढ़ेगी और कृषि का विकास भी होगा। आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा रेलवे मंत्री से कि इस परियोजना को जल्दी पूरा करें ताकि राष्ट्र का विकास में योगदान दे सकें। धन्यवाद स्पीकर मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार को आकर्षित कुछ मेरे मतदार संघ के क्षेत्र के इश्यूज को करना चाहती हूँ। माझ्या मतदारसंघात गेले काही क्षेत्र में गई समांतर जलवाहिनी के काम लंबित है। सोलापुर शहर में अभी भी 5 से 6 दिनों में एक ही बार पानी मिलता है और इस काम जो हमारे नितिन गडकरी जी है, मुख्यमंत्री है, दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने अगर बैठ के अगर भू संपादन का अगर विषय पे बात करें और उस जलवाहिनी का काम अभी भी लंबित है। बहुत दिनों पहले हमें इसकी मंजूरी मिली थी, लेकिन सोलापुर शहर को पानी मिलते हुए भी वहां का डैम पानी से भरा हुआ, फिर भी 5 से 6 दिनों में पानी मिलता है। इसलिए जल्द से जल्द NHRHM मिनिस्टर ने एक साथ बैठ के इस समस्या का समाधान करना चाहिए।
जब इलेक्शन आता है तब बहुत बहुत वादे किए जाते हैं, लेकिन अभी भी वो काम हुआ नहीं है। सोलापुर शहर के आसपास की जो गांव है, सोलापुर, काटेश्वर, कालंबा, यहाँ का प्रदूषित पानी तालाब में छोड़ा जाता है और वहाँ पे अगर बोरवेल भी खोदा जाए फिर भी वहाँ में दूषित पानी ही निकलता है, इसलिए वो अपने फसलों को भी पानी वो दे नहीं पाते हैं। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान ढूंढना ज़रूरी है। मैं इतने सालों से इस बारे में बहुत बार मैं इसके बारे में मांग कर चुकी हूँ, इसी बात के लिए मैं खड़ी हूँ। धन्यवाद। सदस्य श्री असादुद्दीन ओवैसी जी। थैंक यू मैडम। धन्यवाद महोदय। जो 1991 का धार्मिक पूजा का अधिकार है, वो अधिकार देता है कि धर्मनिरपेक्षता आपके लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस प्रकार जो धर्मनिरपेक्षता को संविधान में का है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें हस्तक्षेप की जरूरत है। वो हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का महत्वपूर्ण केंद्र है। संसद ने निवास बनाए हैं कि इतिहास को गलत करने का तरीका संसद ना करे। 7 जजों की एक संवैधानिक निकाय में कहा था कि जो संसद द्वारा जो बनाए गए कानून है उसको लागू कराए, इसको क्रियान्वयन नहीं करना संसद क्या मानना है। मस्जिद और दरगाह के बारे में कई बार के मामले हैं। बाड़ा बडंगी दरगाह कर्नाटक में, बजू मंडल विदिशा में है, मध्य प्रदेश में बदरुद्दीन साहब बागपत में। मोदी सरकार स्पष्ट उत्तर दे कि जो कानून संसद ने बनाया उसको लागू करें। सर्वोच्च न्यायालय में मोदी सरकार अपना पेश करे। संसद की सर्वोच्च अदालत सबसे ऊपर है। 80 और 90 के दशक में ले जाए। ने सदा पाई। मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि ऐसी तंजीमों की हरगिज सियासी तौर पर सरपरस्ती ना करें जो इस मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी। सभापति, आपके माध्यम से मंडल आयोग की सिफारिश के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मंडल आयोग की सिफारिश जिस समय लागू हुई थी, वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर न केवल पिछड़ों के लिए बहुत सारी संस्तुतियां दी, लेकिन सभापति जी मंडल आयोग की सिफारिश और तमाम चीजों की धज्जियां उड़ाते हुए 2014 से लेके अब तक देश के तकरीबन 150 IAS अधिकारी जो अपनी मेधा, प्रतिभा और मेहनत से सफल हुए थे यूपीएससी की परीक्षा में, उस परीक्षा के सफलता के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। सभापति जी, मंडल आयोग की सिफारिश के बाद 1993 में DOPT ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अगर कोई अभ्यर्थी चयनित हो रहा है तो उसके माता पिता की जो वेतन की आय है, जो कृषि की आय है, वो उसमें क्रीमी लेयर की कैटेगरी में काउंट नहीं होगी। लेकिन सभापति जी 1914 से लेके आज तक लगातार शैक्षणिक आय, लगातार ये वेतन की आय, कृषि की आय को जोड़ के 150 से ज्यादा हमारे अभ्यर्थी जो चयनित हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं। सभापति जी, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट के तमाम फैसलों के बाद भी DOPT के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कानून मंत्री बैठे मेघवाल साहब, आपके मंत्रालय ने भी सिफारिश की है, लेकिन DOPT मंत्रालय उसको स्वीकार नहीं कर रहा है और स्वीकार न करते हुए तानाशाही तरीके से सदन के पारित किए हुए कानूनों पे भी तानाशाही। सभापति जी, आश्चर्य आपको इस बात का होगा, एक बसंत कुमार नाम का अभ्यर्थी जो रक्षा मंत्रालय की ऑडिट सर्विस में सेलेक्ट हुआ, उसी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के आधार पर 2023 की परीक्षा में 47वीं रैंक पाकर IAS की परीक्षा टॉप कर रहा था। ऐसे भी परीक्षार्थी आज सड़कों पे घूम रहे हैं। सभापति जी, इसे सभापति जी मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि देश की संसद की जो सर्वोच्चता है,
देश के संविधान पे भी 2 दिन तक लंबे लंबे बखान किए भाजपा की ओर से। उन तमाम चीजों को नंदाज करके जो हमारे नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। माननीय सदस्य कमल जी। धन्यवाद। हो गया, प्लीज बैठिए। माननीय धन्यवाद स्पीकर महोदया। धन्यवाद स्पीकर महोदया। महोदया, मैं आपका ध्यान दिल्ली की एक गंभीर समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूँ। दिल्ली का वायु प्रदूषण विशेषकर सर्दियों के दौरान एक सतत मुद्दा रहा है। कारकों के संयोजन के कारण दिल्ली का AQI अक्सर गंभीर स्तर तक बिगड़ जाता है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली की जीवन की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। दिल्ली में वर्तमान सरकार बढ़ते हुए वायु और जल प्रदूषण के स्तर के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और हर साल इस सार्वजनिक चिंता को रोकने में विफल रही है। अब दिल्ली में बहुत चिंता की स्थिति है क्योंकि दिल्ली NCR के सब लोग जहरीली हवा के संपर्क में है, जिससे कि सबको गंभीर स्वास्थ्य खतरे हो रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन की गुणवत्ता का अधिकार अर्थात मुक्त जल और वायु का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। इसलिए अपने नागरिकों को यह अधिकार सुनिश्चित करना हमारी प्रमुख जिम्मेवारी है। दिल्ली की वर्तमान सरकार से दिल्ली की इस खतरनाक स्थिति पर काबू पाने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली का वायु प्रदूषण एक जटिल मुद्दा है जिससे विभिन्न स्रोतों जैसे वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना, निर्माण धूल का प्रबंधन, आसपास के राज्यों में पराली जलाने से रोकना, अपशिष्ट प्रबंधन आदि को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लेकिन आदरणीय महोदया, दिल्ली की सरकार हर समस्या का समाधान सिर्फ मार्केटिंग करके करना चाहती है और उसकी वजह से दिल्ली में आज स्थिति गंभीर है। मैं कहना चाहती हूं कि दिल्ली की हालत यह है कि दीवारों पर लगे हैं इतने इश्तिहार कि नजर ही नहीं आती कोई भी दरार। झूठे वादों को सुन सुनकर सोचते हैं हम काश सच में आती दिल्ली में ये बहार। तो आज दिल्ली झूठों के साथ जो इस तरह से एक स्थिति में पहुंची है, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वो इस चिंताजनक स्थिति का ध्यान ले और इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकाले, क्योंकि दिल्ली सरकार इसको करने के लिए पूर्णतः विफल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि केवल 1 मिनट में अपनी बात अपने विषय पर चर्चा रखें, जिससे कि अधिक से अधिक सदस्यों को यहाँ अपनी बात रख सकें। माननीय सदस्य श्री KC वेणुगोपाल जी। सर, केरल के जो अधिकांश लोग हैं पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, पूरे भारत के ही लोग काम कर रहे हैं। महोदय, अधिकांश लोग जो कि केरल से बाहर काम कर रहे हैं वो कम आय वाले क्षेत्र हैं। केवल त्यौहार के दिनों में ही वो अपनी भूमि पर वापस आते हैं। क्रिसमस 25 तारीख को है और नए साल भी आने वाला है। हर केरल जो है उससे अपने केरल में आने में बहुत मुश्किल हो रही है। हर दिन मीडिया जो केरल के इसकी बात कर रहा है, हर एक व्यक्ति बहुत बड़ी समस्या में है। महोदय, इसके लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेन दी जानी चाहिए। इसके लिए इस वर्ष कोई भी अतिरिक्त ट्रेन नहीं है, इसलिए मेरा सरकार से यही निवेदन है कि सरकार को अतिरिक्त ट्रेन देनी होगी केरल के लिए, इस त्यौहार के लिए, क्रिसमस और नए साल के लिए। अन्यथा यह बहुत समस्या होगी केरल के लोगों के लिए। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। श्री राजा भाऊ वाजे जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर मैडम। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक नासिक में आने वाली तीर्थ यात्रा के लिए एक व्यापक ढांचागत विकास और
सड़कों और दूसरे नेटवर्क झारखा, नासिक रोड जो ब्रिज है और आउटर रिंग रोड है, नासिक रोड और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड विशेष जो ट्रेन है यहाँ पे दी जानी चाहिए। और दूसरा है कि पर्याप्त सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, स्वच्छ पानी का उपलब्ध कराना चाहिए इन सभी क्षेत्रों के लिए। और इसमें दूसरे क्षेत्र भी है। और तीसरी महोदय और महत्वपूर्ण है कि गोदावरी जिले में और इको फ्रेंडली तरीके से यह सब काम होने चाहिए। चौथा सुरक्षा है कि सीसीटीवी कैमरा को भी लगाया जाना चाहिए। कुंभ मेला एक ऐसा है जहां पर नासिक में वहां पर काम हो रहा है और सांस्कृतिक यात्रा को भी बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए आवश्यक है कि यहाँ पर लंबी अवधि के लाभ इस क्षेत्र को मिले। धन्यवाद महोदय। जैनी बहनन जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो कि देहरादून निर्वाचन क्षेत्र केरल के लोग झेल रहे हैं महोदय। यहाँ यह ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नहीं है। यहाँ पर कोची एयरपोर्ट है जो कि वास्तव में यहाँ पर केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, CISF, इमोग और दूसरे अधिकारियों के बच्चे वहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षागत ढांचा नहीं है। केंद्र सरकार इसको उपलब्ध कराए और पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई जाए ताकि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना वहाँ की जा सके और वहाँ पर केंद्र सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के बच्चों के लिए वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था हो सके। केंद्रीय विद्यालय झारकुली निर्वाचन क्षेत्र में खोला जाए। धन्यवाद। माननीय प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य नारायण दास अहिरवार जी। मेरा संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, यहाँ बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा न होने के कारण स्थानीय निवासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनपद जालौन का जिला मुख्यालय उरई है और जनपद कानपुर देहात एवं हमीरपुर के निवासियों के लिए भी दिल्ली तक कोई सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। दिल्ली जाने के लिए लोगों को अधिक समय और धन व्यय करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के लिए सीधी रेल सेवा और कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव अनिवार्य है ताकि यहाँ के लोग अपने दैनिक कार्यों और रोजगार के लिए सीधे दिल्ली जा सकें। सीधी ट्रेन के अभाव में इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी आने जाने में परेशानी होती है। के माध्यम से माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूं कि श्रम शक्ति एक्सप्रेस 12/4/51, 12/4/52 जो नई दिल्ली से 11:55 पर चलकर 6:15 पर कानपुर पहुंचती है, रात 11:55 पर कानपुर से पुनः रवाना लगभग 18 घंटा कानपुर में खड़ी रहती है। इस ट्रेन को जिला मुख्यालय उरई तक बढ़ा दिया जाए, जिससे जालौन क्षेत्र के निवासियों को दिल्ली तक सीधी रेल सेवा का लाभ मिल सके। छपरा एक्सप्रेस 11/1/23, 11/1/24 वर्तमान में यह गाड़ी ग्वालियर से बरौनी तक चलती है। इस ट्रेन को ग्वालियर से बढ़ाकर नई दिल्ली तक किया जाए, जिससे क्षेत्र के निवासियों को नई दिल्ली तक सीधी ट्रेन की सुविधा मिल सके। कानपुर मेमू पैसेंजर यह ट्रेन कानपुर से चलती है। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। मैं इस अवसर पर अपने संसदीय क्षेत्र सागर और उसके सटे अन्य संसदीय क्षेत्रों के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका और इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश हमारे देश के मध्य में स्थित एक ऐसा राज्य है जिसकी भौगोलिक स्थिति न केवल इसे अद्वितीय बनाती है बल्कि इसे पूरे भारत के लिए एक रणनीति का केंद्र के रूप में भी स्थापित करती है। देश के हर कोने से मध्य प्रदेश तक पहुंच आसान है और यही कारण है कि इसे देश का हृदय स्थल कहा जाता है। माननीय सभापति महोदया, अगर हम मध्य प्रदेश में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र अधिक भारी उद्योग हैवी इंडस्ट्री की स्थापना करें, जैसे कार निर्माण, इस्पात निर्माण और अन्य निर्माण इकाइयां, तो यह न केवल इस क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा वरन रोजगार के अवसर सृजित कर प्रतिभा पलायन को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। माननीय सदस्य श्रीमती बाग मिताली जी।
ধন্যবাদ মহাশয় আমাকে বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ মহাশয়দাকে প্রণাম। মেঘনা সহ केंद्रीय सरकार इस काम को नहीं कर पाई है। इसी प्रकार से जो आरंभिक लोकसभा केंद्र में भी हम कहते हैं कि हम पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे किसान जो कि डीवीसी और इसके बाढ़ से बहुत प्रभावित हो गए हैं और वहाँ पर बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। जो चावल के खेत हैं वहाँ पर पानी भर गया है और यहाँ पर बताइए कि किस प्रकार से यह होगा। मेरा इसका कोई जवाब नहीं है और हमें इस संबंध में कुछ ना कुछ ऐसे चंद्रकला और गोंगाट के लोग जो हैं वहाँ पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमें पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। आप क्यों नहीं सोचते कि यहाँ पर इसको नहीं हो रहा? हर वर्ष हर तरफ यह सब काम हो रहा है। आसाम में हम बाढ़ के उखड़ोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि इस प्रकार से यह स्थिति आगे होगी। देखिए 1975 से जो बच्चों का विकास शुरू हुआ है और जो भी बच्चों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, लेकिन यह भी कुछ ही तरह छूट गया है और हर तरफ जो लोग जो बच्चे हमारे देश की रौनक है, देश का भविष्य है, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। हम उन्हें पोषक तत्व उपलब्ध कराएं और उनके जो कामगार हैं उनके जो श्रम जो उनको पैसा दिया जाता है श्रम के बदले उसको बढ़ाया जाना चाहिए। धन्यवाद महोदय कि आपने बोलने का अवसर दी। धन्यवाद। जय बांग्ला। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने इतने समय से एक लंबित और महत्वपूर्ण मांग जो हमारे समस्तीपुर लोकसभा की है उसको उठाने का मौका दिया। हमारे समस्तीपुर लोकसभा में 2 आरओबी है, मुक्तापुर और भोला टॉकीज, जो कई वर्षों से अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है और काम को बहुत मतलब तेजी से करने की आवश्यकता है, क्योंकि समस्तीपुर जो है वो व्यापार के माध्यम से भी और बहुत सारे ऐसे वहाँ पे जाम की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। और मुक्तापुर आरओबी एक ऐसा आरओबी है जो समस्तीपुर को दरभंगा मेडिकल कॉलेज से भी जोड़ता है और जब वहाँ पे जाम लगती है तो मेडिकल समस्या भी होती है, लोगों को भी बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। इसीलिए मेरी ये मांग है कि मुक्तापुर और भोला टॉकीज आरओबी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो वर्षों से ये एक मांग ही नहीं अब लोगों का सपना हो गया है उसको पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तारिक अनवर जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान जो देश के आकांक्षी जिलों में कटिहार को शामिल किया गया है उस ओर दिलाना चाहता हूँ। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में 112 जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया था, उनमें हमारा संसदीय क्षेत्र कटिहार भी था। इसका उद्देश्य ये था कि बुनियादी ढांचों में सुधार करके और 2022 तक नया भारत बनाने का जो संकल्प किया गया था उसमें इस आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया था। लेकिन मुझे ये बात कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि जुलाई 2023 में कटिहार जिला आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में अंतिम पायदान पर पहुंच गया और ये स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि डबल इंजन की सरकार हमारे बिहार में है, उसके बावजूद जिले का वो प्राथमिकता नहीं दी गई जिसका उससे आवश्यकता थी। कटिहार में माननीय सदस्य श्री मल्लेश बाबू जी। कंप्लीट नहीं हुआ मैडम, आकांक्षी जिले वाला विषय था, कंप्लीट ऑर्डर दीजिए। चलिए बस खत्म कर रहे हैं। मल्लेश बाबू जी प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य मैडम 7 बार का एमपी है, कंप्लीट भी नहीं होने देते। थैंक यू। ये सिर्फ बीजेपी वालों का सर के इधर सामने देखिए मैडम, हो जाए। थैंक यू मैडम।
माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ अपनी बात को 1 मिनट में कंप्लीट करें। मैं कोलार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 7 कहा जाता है। यह एक बहुत ही ज़्यादा योजना है जहाँ पर इसे शहरी क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है। जहाँ तक भारतमाला परियोजना का संबंध है जो कि एनडीए सरकार द्वारा शुरू की है, यह जो 4 लाइन की है, यहाँ पर बहुत ही आर्थिक विकास हो सकता है। यहाँ तक कि यह जो इसमें बहुत ही भारी चिंता की बात है स्थानीय समुदाय के बीच में, विशेष रूप से जो ट्रक की मूवमेंट आसपास के क्षेत्रों में हो रही है। देखिए, इस एक्सप्रेसवे के लिए बहुत ही ज़्यादा निधियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह जो है यह इस काम के लिए है और इन्हें इस प्रकार की जो काम के लिए नहीं हो पा रहा और जिसकी वजह से इसको लगातार नुकसान हो रहा है और जो है वह भी उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर बोलने का अवसर दिया गया। महोदय, आज देश में ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, रोजगार सेवक की विभिन्न प्रकार पर धन न होने के कारण ग्राम प्रधान पूर्ण रूप से अपना काम नहीं करा पा रहा है। महोदय, ग्राम सभा में हर घर जल, हर घर नल योजना जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, गलियां, सड़कें खोद करके और तमाम सड़कों को तोड़ दिया गया है। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि उन सड़कों की मरम्मत करने का भी काम उन संस्थाओं के द्वारा कराया जाए। साथ साथ रोजगार सेवक और ग्राम प्रधान मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को भी बढ़ा करके और ग्राम प्रधान को कम से कम वेतन 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाए। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को बढ़ा करके 237 रुपये से 500 रुपये किया जाए और रोजगार सेवक का वेतन जो 7788 रुपया है उसको बढ़ा करके कम से कम 10,000 रुपया किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को आज के ही दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। भारतीय सेना ने, भारतीय सेना के नायकों ने और उस वक्त की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा काम किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंदी बनाकर छोड़ा था और पाकिस्तान ने जो प्रजातंत्र की हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, हमने वहां लोकतंत्र स्थापित किया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय देश को यह बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में नजरुल इस्लाम, त्रिपुरा के जो राजा थे बर्मन फैमिली, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे मुकुल सांगमा जो टीएमसी में है उनके पिताजी, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा बाबू जगजीवन राम का, उस वक्त के रक्षा मंत्री जो थे, उनको इतिहास ने जो है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा वही सफल हुआ था। दलित, वंचित, शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। इंदिरा जी का योगदान था, कोई उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन बाबू जगजीवन राम के योगदान को जो आज तक समाज ने नकारा है, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उनके सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था।
उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे यह देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं 2 मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो फ्रांस। एक मिनट में खत्म करिए। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। 2 मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी। वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो। पूरे तो माइक। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य कल्याण बनर्जी जी। उन महान से मैडम महोदया, गृह मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जिसको PPRND के नाम से जाना जाता है। जो PPRND जो है, उसने 2 संगठनों को नियुक्त किया है, NSCL और SIRT। NSCR और SIRT जो है वो सर्वेक्षण कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था के बारे में। लोगों के मन में जो है क्या सुरक्षा को लेकर भावनाएं हैं, और इस बात की उपेक्षा करते हुए कि राज्य सरकार का क्या मत है इसको लेकर बार बार जो है गृह मंत्रालय राज्य सरकार से जानकारी लेता है। और एक ऐसा संगठन जिसकी नियुक्ति गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है, ये जो हमारा संघीय ढांचा है उसके साथ एक धोखाधड़ी है। मैं कहूँगा कि इस पर मामले पर गौर किया जाए और उसका उत्तर दिया जाए महोदय। নমস্কার মহাশয়, 2008 সালে প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়ঞ্জন দাস মুন্সি এই জেলায় সাংসদ থাকাকালীন এখানে এইমস হাসপাতালের অনুমোদন হয়ে प्रियरंजन दास मुंशी जो संसदीय कार्य मंत्री थे, वहाँ पे सांसद थे वहाँ के, मेरे संसद सदस्य के रूप में जब नियुक्ति हुई उसके बाद পশ্চিমবঙ্গের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করি ऐसा प्रस्ताव जो है नए एम्स को लेने की बात थी, और मैंने जो है एक प्रस्ताव दिया था कि नया एम्स अस्पताल यहाँ बनाया जाए। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूँगा महोदया कि इसका एम्स अस्पताल जो है रायगंज में बनाया जा सकता है, और जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार, झारखंड, उनको भी यहाँ की सेवाएं प्राप्त हो सकती है और यहाँ आर्थिक विकास के कार्य हो सकते हैं। बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं आपके माध्यम से। मैं सभी से अनुरोध
करूँगा और प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से कृपया कि वो पूरा इसमें जोर लगाकर उत्तरी बंगाल में एक एम्स की स्थापना करें। माननीय सदस्य श्री विटेला राजेंद्र जी महोदय। मेरा मलकागिरी पार्लियामेंट के अंदर सिकंदराबाद कंटोनमेंट है मैडम। इट इज अंडर, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है महोदय। वहाँ पे सफाई कर्मचारी जो काम करता है, बहुत लोग मर चुका है मैडम। वो लोग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए वो दरखास्त किए तो 5% के अंदर ही वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देने के लिए जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, मैंने डिफेंस मिनिस्टर को खुद जाके मिला था। वो सफाई कर्मचारी है, वो कोरोना टाइम पे मर चुका है। वो लोग गंदा काम करने वाला है, गरीब लोग है, इसीलिए इसको मानवता कोण से एक दफ़ा 100 लोग तक है मैडम। वो 100 लोगों को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट करने के लिए मैं आपके माध्यम से डिफेंस मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रविंद्र वायकर जी। अनुसंधान संस्थान की आवश्यकता के बारे में। मुंबई केवल महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी नहीं बल्कि पूरे देश का एक महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र है, जहां लोग इलाज के लिए आते हैं। मुंबई के उपनगर भारत के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की जनसंख्या में हो रही तेजी से वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं पर बढ़ते दबाव के कारण आधुनिक और समर्पित अस्पतालों की स्थापना अत्यंत आवश्यकता हो गई है। आज हमारे पास KEM, JJ टाटा मेमोरियल जैसे बेहतरीन अस्पताल है, लेकिन वे उपनगरों और महानगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विशेष रूप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए इलाज की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। कैंसर के उपचार के लिए समर्पित अस्पताल की भारी कमी है। मुंबई और अहमदाबाद क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन रोगियों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण उन्हें न केवल अपनी बीमारी से जूझना पड़ता है बल्कि आर्थिक और मानसिक कठिनाई का भी सामना पड़ना पड़ता है। बिहार राज्य में 2 एम्स की स्थापना हो चुकी है। महाराष्ट्र में केवल 1 एम्स नागपुर स्थित है, जबकि मुंबई जैसे महानगर में एम्स अस्पताल का न होना एक गंभीर चिंता का विषय है। एम्स जैसी प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान की स्थापना यहाँ लोगों को ये उच्च गुणवत्ता वाले किफायती सुलभ इलाज मिलेगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस समय महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए और सरकार शीघ्र ही इस दिशा में ठोस निर्णय करके उपनगर में एम्स की स्थापना करे। माननीय सदस्य श्री अभिमन्यु सेठी जी। तो मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से ये जानना चाहता हूँ कि प्रपोज्ड हाईवे बिटवीन धामरा पोर्ट एंड जामुझाड़ी ऑन NH-16, जो कि माननीय मंत्री जी ने पुरी में जब सभा में गए थे प्रॉमिस किया था, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द उस राजमार्ग की क्या स्थिति है और क्या ये DPR जो है पूरा हो चुका है और ये लंबित है अनुमोदन के लिए, तो इसमें विलंब के क्या कारण है, ये मैं जानना चाहूँगा महोदय। ये सदस्य श्री हरेंद्र मलिक जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लाना चाहता हूँ। मान्यवर केंद्रीय गन्ना कर अधिनियम के अनुसार गन्ना किसान अपना गन्ना चीनी मिलों का आपूर्ति करते हैं। उत्तर प्रदेश की यह मुख्य नकदी फसल है और इसके साथ साथ किसानों का सारी अर्थव्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा खर्चे उस पर टिके हुए हैं। हमारी राज्य सरकार एक सलाहकार पर सलाह मूल्य घोषित करती है, जिसके पर का अंत पड़ाव है। उसके बाद किसान को ये पता नहीं कि तू गन्ना क्या भाव बेच रहा है। अभी राज्य सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया। आप ही की कैबिनेट के एक साथी ने कहा था कि 400 के पार गन्ना मूल्य होगा।
परंतु अभी उनका भी पता नहीं वो कहाँ है, कैसे हो रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करें, आग्रह करें, निर्देश करें, जैसा भी करें गन्ना मूल्य 400 के पार कराने की घोषणा करें। और जो किसानों के साथ ज्यादती होती है, जब वो गन्ना मूल्य मांगता है उन्हें पकड़ करके बंद कर दिया जाता है, ऐसी जेल में डाला जाता है जो मिलाई बंद कर देते हैं, उस पर भी अंकुश लगाने का काम करें। माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। मैं अत्यंत आपका आभारी हूँ। देश के मैं उन लाखों श्रमिकों की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो देश के रेलवे स्टेशन के मालगाम पे गुड्स ट्रेन जो रेलवे का मुख्य आय का स्रोत है, और उस गुड्स ट्रेन को लोडिंग अनलोडिंग का काम पीढ़ियों से कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनको रेलवे की तरफ से उनको ये प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि वो ठेकेदार जिस तरह से उन मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, दिन में 100 बोरा वो अपनी पीठ पे लाते हैं, उसके बावजूद उनको 202 रुपये 3 रुपये पीस मिल रही, जबकि वहीं पे रेलवे का कुली है, वो अगर 40 किलो सामान उठाता है तो उस पर लिखा रहता है कि 60 रुपये इसको देना है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो रेलवे स्टेशन पे कोविड के दौरान भी जिस समय पूरा देश ठहराव की स्थिति में था, तो देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुँचाने का काम किया। आज भी देश के सारी उस गुड ट्रेन के लिए काम कर रहा है, तो उन्हें कम से कम उनको जो ठेकेदार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसके लिए पर पीस पर बोरा कुछ न कुछ श्रमिकों को चाहे 5 रुपया भी कर दिया जाए कि अगर 100 बोरा हो तो उन्हें 500 रुपया मिलना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिभा धनोरकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी फसल अधीन जो जनता को पैसा मिलता है, लेकिन जब नुकसान होता है तो उसका मुबदला मिलने में लोगों को पैसा मिलता नहीं। मेरे यहाँ पे 2000 मेरे संसदीय मतदार संघ में 47,242 किसानों को कोई नुकसान भरपाई मिली नहीं। जनता के पैसों से ही सरकार बीमा कंपनियों के को पैसा दे रहा है और उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही, तो उनको कुछ सहूलियत दी जाए और उन्हें फसल के पैसे दिए जाए, फसल बीमा के पैसे। थैंक यू मैडम। धन्यवाद महोदय। महोदय, मैं इस सभा का ध्यान इस और आकृष्ट करना चाहूँगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय का विषय, और मुझे लगता है पूरी सभा इससे सहमत होगी। जो मानव संसाधन है और विशेषकर जो युवा हैं वो हमारे सबसे महानतम आस्तियाँ हैं, और जो युवा व्यावसायिक लोग हैं उनकी सुरक्षा करना और उनका विकास करना आज समय की मांग है। सेबेस्टियन के पेरेंट अभिभावक जो थे, जो 24 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसमें जो है जितना काम का दबाव था, काम का जो बोझ था, उस किया कि आईटी में क्षेत्र में काम करने वाले जो युवा व्यावसायिक लोग हैं वो किस प्रकार से कितनी चुनौतियों का बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। युवा जो महिला थी 17 घंटे काम करना पड़ रहा था और जिसके कारण हृदयाघात से उसकी मौत हो गई। मैं चाहूँगा कि सभा को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। कोई भी श्रम कानून का पालन बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किया जाता है। मैं भारत सरकार से आग्रह करूँगा कि आवश्यक कदम उठाएं और इस मृत्यु के पीछे के कारणों में जांच करके जो भी सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं और युवा व्यवसाय को कैसे जो है सुरक्षित किया जा सकता है, कदम उठाए जाएं। जी के पड़वी जी। बोलने के लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये केवड़िया कॉलोनी का एक प्रश्न है, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में एक बहुत गंभीर प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जो चेस्ट लेवल है, जो 153 मीटर के हाइट पे है, वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इसमें छेद किया गया है ताकि गैलरी व्यू मिले। वहाँ से लेजर शो भी बनाया गया है और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ वहाँ पे शौचालय बनाया गया है। मैं मानता हूँ कि ये जो शौचालय है ये अपमान है। क्या देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता
कि स्टैच्यू के बीचों बीच अगर पेशाब करना ये अपमान नहीं है तो क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही इनकी देशभक्ति है? इसलिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विनती करता हूं कि ये शौचालय हटाया जाए। बजरंग सोनवाने जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, थैंक यू, मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैं बीड जिले से, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरे जिले के अंदर कानून सुव्यवस्था न रह गई, इसी के वजह से एक मेरा संतोष देशमुख नाम का एक सरपंच था, वो सरपंच को उठा के जाके किडनैपिंग किया और उसका मर्डर किया है। वो मर्डर के बारे में हमने बहुत बार आपके बीच मांग की है कि उसके लिए पूरी तरह से जांच हो जाए और उसके जो खूनी है उसको फांसी की शिक्षा हो ही जाए। इसीलिए आप सदन से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये संतोष देशमुख के लिए न्याय मिलना चाहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपको। थैंक यू। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी। आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, डीडीए को लागू करनी है, लैंड पूलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी ये लंबित पड़ी हुई है। इन दोनों पॉलिसीज के लागू हो जाने से दिल्ली स्लम बनने से बचेगी, दिल्ली की आय भी बढ़ेगी और दिल्ली के किसानों की जमीन जो कौड़ियों के दाम पर एक्वायर की जाती है दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली के किसानों को अच्छा मुआवजा भी मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी को और जीडीए पॉलिसी को दिल्ली के हित में, दिल्ली के किसानों के हित में तुरंत लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी। मैडम महोदय, अल्पसंख्यक और हिंदू बांग्लादेश में उन पर अत्याचार हो रहा है। विदेश सचिव ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। मैंने विदेश मंत्री जी से बात की और हमारे साथ शौकत राय जी भी थे कल जब हमने बात की। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस मामले पर सरकार जो है चुप क्यों है। सब की कार्रवाई चल रही है, हम सभी को यह बताया जाए कि क्या घटनाएं और वहाँ के माहौल क्या हैं। आज वहाँ चाहे विदेश मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी स्वयं इस मामले पर सभा में आएँ और हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को जो है चुनौतियाँ जो उन पर उत्पीड़न हो रहा है हमारे पड़ोसी देश में, उससे बचाएं, उसके बारे में वक्तव्य दें। मुझे मानना है महोदय कि आपके माध्यम से ये मामला जो है सरकार के पास जाएगा और हमें उत्तर मिलेगा कल। अध्यक्ष महोदय, क्या वे सब मानव नहीं? क्या गलती है उनकी? सीमा पार रहते हैं, बीच देश में रहते हैं, वो उसको ही अपना कहते हैं। आज परीक्षा है उनकी कि धर्म बड़ा हो रहा है वहाँ, हिंदू, सिख या बौद्ध, जैन होना पाप है वहाँ। मैं इस सदन का ध्यान हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह मुद्दा केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि मानवता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बांग्लादेश में हाल ही में 2010 घटनाएं दर्ज हो गई है, जिनमें हत्या, छेड़छाड़ और अपहरण जैसी अमानवीय घटना शामिल है। इन घटनाओं के कारण 1705 परिवार प्रभावित हुए हैं। विशेष रूप से चिन्मय कृष्ण दास जैसे सम्मानित धार्मिक नेता की गिरफ्तारी ने स्थिति का और संवेदनशील बना दिया है। बांग्लादेश के 64 जिलों में फैले अत्याचार में केवल हिंदू बल्कि बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यक समुदायों पर भी श्री श्री पटेल जी। ಮೈಕ್ ಮಾಡ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಇಂದು आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।
शून्यकाल में। मैं हसन से आता हूँ। ये बहुत ही वहाँ पर गंभीर समस्या है। एक टकराव हुआ है हाथियों और मानवों के बीच में, मनुष्यों के बीच में टकराव हुआ है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंसान और जानवरों के बीच में टकराव हो रहा है और काफ़ी लोग जो है अपनी जीवन खो चुके हैं। 50 हाथी मारे गए हैं। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय मंत्री जी से और दूसरे अलौर और दूसरे क्षेत्रों में भी जो हाथियों का जो भय है, खतरा है, वो बढ़ गया है। 120 हाथी वहाँ पर हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ माननीय मंत्री जी से कि वो कार्रवाई करें, यदि हो सके कार्रवाई करें, दूसरी जगहों पर कार्रवाई करें। और वहाँ पर जो है वहाँ पर सुपारी के बाग भी हैं और विद्यार्थी अपने कॉलेज और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हर 300 जो है आम आदमी कमा पाता है और वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। कृपया आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें। बात करने दें महोदय। और धारावी में बहुत अधिक जो है सड़क पे दुर्घटनाएं घट रही हैं। 66 राष्ट्रीय और 544 राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के जो मार्ग हैं वो वहाँ पर वो भी प्रभावित हैं। इस पर तुरंत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करे ताकि सुनिश्चित हो सके कि जो लोग उस सड़कों का इस्तेमाल करते हैं वो सुरक्षित रहें। अभी हाल ही में बहुत सारी दुर्घटनाएं घटी हैं, त्रासदियाँ हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 और 6 जो MBBS के विद्यार्थी थे वो मारे गए और वहाँ पर जो लगातार जो निर्माण का काम चल रहा है उससे भी परेशानी होती है। और 4 बच्चे जो थे वो प्रभावित हुए हैं। वहाँ पर सुरक्षा के लिए उपकरण नहीं थे महोदय। राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ पर जो सड़कें हैं वो सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर यातायात को काफ़ी लोग जो अपना जीवन खो चुके हैं इन त्रासदियों में। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। कोयम्बटूर में भी इस तरह की दुर्घटनाएं घटती हैं। 10-15 ये जो गंभीर दुर्घटनाएं घटी हैं क्योंकि जो सड़कों का जो निर्माण हो रहा है वो गैर वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। राज्य सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने एक महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का आपका माननीय सभापति जी, पहले पेट्रोलियम विभाग मंत्रालय में जो SC/ST वर्ग के जमीन को लीज पे भी कंपनी देती थी, पूरा सेटअप लगा के उस ST/SC वर्ग के कैंडिडेट को कंपनी लगा के देती थी, चालू करके देती थी। लेकिन विगत वर्षों से देखने में आ रहा है कि कंपनी उस वर्ग के व्यक्ति से कहती है कि आप ही जमीन लाएं। आज जमीनों के भाव आसमान छू गए हैं। माननीय सभापति महोदय, वो SC/ST वर्ग का जो कैंडिडेट है वो उसको नहीं अफोर्ड कर सकता है, वो नहीं ले सकता है लीज पे। तो मेरा आप सब निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि पुनः उस व्यवस्था को चालू करें ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो धन्यवाद मैडम। मैं पहला भी धन्यवाद मैडम। मैं पहले भी इस पवित्र सदन को एक बार विनती कर चुका हूँ कि मैं फतेहगढ़ साहिब से निर्वाचित हुआ, जहाँ पे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा नींव में चिनवा दिया गया। और मैं ये मांग करता हूँ केंद्र सरकार से, मंत्री जी भी जहाँ उपस्थित है, कि उनको इंटरनेशनल टूरिज्म सिस्टम में उसको शामिल किया जाए और केंद्र इंटरनेशनल लेवल की सारी फैसिलिटीज़ दें। इसलिए मैं केंद्र
सरकार को बेनती करता हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती जी जी மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே வணக்கம். எனது கள்ளக்குறிச்சி தொகுதிக்குட்பட்ட सभापति महोदय, कल्लकुरिची, सेलम में, त्रिकोवलूर में ऐसे मामले हैं। मैंने ये 2019 में हमारा जिला जो है नया जिला बनाया गया, 16 लाख से अधिक लोग वहाँ इस क्षेत्र में रहते हैं और चिल्लू सेलम से कल्लाकुरिची तक नया रेलवे रास्ता रेलवे का ट्रैक काम चल रहा है। अभी काम लंबित है, इसमें तेजी से इस काम को कराया जाए और चेन्नई से सेलम से 2 घंटे लग जाते हैं, इससे 2 घंटे बचेंगे लोगों के। और ये हमारे मांग है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं और वो जो है निष्पक्ष होकर जी नहीं है क्या? माननीय सदस्य श्री भास्कर भांगरे जी। इस तरफ बोलिए। कंस्टिट्यूएंसी मेरे संसदीय क्षेत्र अस्का में जो स्थिति है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की वो बहुत खराब है। बुनियादी सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे हैं, हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है, मेरे यहाँ के लोगों को दूर जाना पड़ता है क्योंकि पहले की जो राज्य सरकार थी उनका इच्छा नहीं थी। मैं आपके जरिए केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड एक्सरे की वहाँ पर व्यवस्था कराई जाए और इसकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता है ताकि वहाँ के लोगों को, मेरे लोगों को वहाँ का लाभ मिल सके, इन सुविधाओं का लाभ हो सके। इसलिए महोदय बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जरिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूँ कि कुछ वित्तीय सहायता भी दी जाए, अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो, ब्लॉक लेवल के जो ब्लॉक स्तर के अस्पताल हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर भी वहाँ प्रदान किए जाएं ताकि वहाँ मेरे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले। माझ्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघामध्ये मेरे दिंडोरी लोकसभा क्षेत्र में कांगा प्याज ये एक सबसे महत्वपूर्ण फसल है। गए साल प्याज का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 30 से 40% बढ़ी है प्याज की आवक। भारत की तुलना में पाकिस्तान का प्याज ये कम कीमत में वहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए भारतीय प्याज को वहाँ मांग कम हुई है। हमारे क्षेत्र में बाजार समिति में 12 दिसंबर 2024 को प्याज का भाव ये 3 से 4 प्रति क्विंटल इतना था। अब ये 4 से 5 दिन में लगभग 4 से 5 प्रति क्विंटल हुआ है। अब हर बार ऐसे ही लगता है कि प्याज की कीमत और कम हो जाएगी, जिससे जो उत्पादन में लगी हुई लागत है वो निकल नहीं पा रही है। इसलिए प्याज के ऊपर जो निर्यात शुल्क है वो कम किया जाए, तभी सारे किसानों को न्याय मिलेगा। इसी बात की मैं विनती यहाँ करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आलोक शर्मा जी, माननीय सदस्य। आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार की राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अंतर्गत भोपाल में राजा भोज के नाम पर शोध संस्थान बनाने का विचार है? पर कब तक भोपाल में शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास है, भोपाल की गौरवशाली संस्कृति है। हमारा भोपाल राजा भोज का भोपाल है, हमारा भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, हमारा भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, हमारा भोपाल प्रतिहार वंशों का भोपाल है, हमारा भोपाल रानी कमलापति गोड़ों का भोपाल है। भोपाल की वास्तविक विरासत को विश्व पटल पर लाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है? कृपया बताने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दिनेश चंद्र जी। अंतर्गत सहरसा जिला के सोनबरसा राज प्रखंड के फतेहपुर पड़िया गांव के निवासी
स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह IPS अधिकारी का 3 दिसंबर 2024 को कर्नाटक के हासन में सड़क दुर्घटना में मौत हो गया। जो कर्नाटक कैडर के 2023 के IPS थे, वे पहली पोस्टिंग पर हासन में अपना योगदान करने जा रहे थे। दुर्घटना तब हुई जब पुलिस पेड़ से टकरा गई। गाड़ी का टायर फटना डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा लापरवाही दर्शाता है। सरकार काफ़ी पैसा खर्च करती है, लेकिन बाद में उसे अफसर के लापरवाही में धकेल दिया जाता है। जूनियर सीनियर के बीच उसे राजनीति का शिकार बना दिया जाता है। सरकारी गाड़ियों की हालत खराब थी। ऐसी घटना मन को विचलित कर देने वाली है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के प्रति सख्त कार्यवाही करते हुए आश्रितों के परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता दिया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती हरसिमरत कौर जी। मैडम, मैं आगो जगजीत डल्लेवाल का इशू रेस करना चाहती जिहड़े जगजीत डल्लेवाल जी का एक इशू आपके सामने रखना चाहती है, जो किसानों की मांगों को लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उन तक पहुंच नहीं की है, इसलिए उनका जीवन का काफ़ी नुकसान हो रहा है और वो काफ़ी सीरियस है। इसलिए अपने विषय पर आइए। मैं इसी इशू पे बात करना चाहती हूँ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इशू है, क्योंकि 4 साल पहले किसानों को बोला गया था कि कानून वापस करके आपकी मांगों को मान लिया जाएगा, परंतु अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए किसानों को कुछ भी सहायता नहीं दी जा रही। इसलिए वो 21 दिन से अपने भूख के कारण बैठे। इसलिए इस पे काम करना सरकार को करना चाहिए। धन्यवाद। सभापति महोदया, मैं गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ है, और ये पहला किस्सा नहीं, इसके अलावा भी पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी घटना घटी है कि अधिवक्ताओं के साथ हिंसा और उनकी जान भी गई। ये कष्टपूर्ण है। अधिवक्ता अपना पूरा जीवन लगाता है न्याय दिलाने के लिए, गरीब अमीर सबकी आवाज उठाता है। मैं आपसे आपके माध्यम से कानून मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द पूरे देश में लागू करे सख्ती से, जिससे उनके अधिकार सुरक्षित रख पाए और उनके बच्चों का भी जो है उनके साथ कोई घटना घटने पर उनके बच्चों का भी जो है नुकसान ना हो। तो पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं और कानून मंत्री से अपील करता हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में सख्ती से लागू करा जाए और जल्द से जल्द। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विद्युत वरण महतो जी। सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के मुसाबरी एवं घाटशिला प्रखंड के 15 पंचायत को जनता की समस्या उठाने के लिए खड़ा हूँ, जिसकी सबसे बड़ी चिंता प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ से वंचित है। इस क्षेत्र में लंबे समय से विकास के प्रक्रिया में पीछे छूट गया है, और अब जब हमारा देश प्रधानमंत्री आवास योजना जैसा ऐतिहासिक योजना लागू हो गई, इस लाभ से क्षेत्र के कई ग्रामीण परिवार वंचित है। 2011 सेंसस में ये 15 पंचायत प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी भी प्रकार की योजना की सूची में शामिल नहीं होने के कारण किसी प्रकार का इनका सुविधा नहीं मिल रहा है। इसको शहरी क्षेत्र में मैडम इसको डाला गया है, ना ये शहरी में है ना ग्रामीण क्षेत्र में। इस तरह इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलने के इस परिवार जीवन यापन बहुत ही स्थिति दयनीय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 15 पंचायत को शहरी से सूची से हटाकर इसको पुनः जो ग्रामीण सूची में सम्मिलित कराया जाए, जिससे योजना का लाभ इन सभी पंचायत सभी परिवार को प्रदान किया। धन्यवाद। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूं कि हम जिन विषयों पर यहाँ लिखित में दे रहे हैं उन्हीं विषयों पर चर्चा करें, प्लीज। माननीय सदस्य श्री आनंद भदौरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने शून्यकाल में मुझे सहित पूरे उत्तर प्रदेश की इस समय जो एक प्रमुख मांग है उसकी तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं, इलाके के लोगों की पहली मांग होती है कि उनके ग्राम सभा में बारात घर का निर्माण करा दिया जाए। सभापति महोदया,
पहले गांव के प्राइमरी स्कूल में बारात रुकने की इजाजत होती थी। इधर के दौर में प्राइमरी स्कूलों में बारात रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम सभा और खासकर धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम सभा में बारात घर का निर्माण कराया जाए और जब तक बारात घर का निर्माण नहीं हो पा रहा है तब तक प्राइमरी स्कूलों में बारातों को रुकने का अवसर प्रदान किया जाए, जिससे ग्रामीण इलाके की प्रमुख समस्या का समाधान हो सके। आपने समय दिया, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तापिरगांव जी, माननीय सदस्य तापिरगांव जी। चेयरपर्सन, आप सभापति महोदय, सदन को और सारा हिंदुस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि ये दलाई लामा इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाए। हिज होलीनेस 14 दलाई लामा का नाम है तेंजिन गेचो। आज इस मोड़ पे ये दलाई लामा इंस्टीट्यूशन पहुंचा है। हिज होलीनेस 90 इयर्स हो गया, 19 पिक करेंगे। तो हिज होलीनेस अभी का जो 14 दलाई लामा अगर मर जाता है तो इसका एक री इनकारनेशन बुद्धिस्ट कल्चर में है, धर्म में है, री इनकारनेट होगा तो यहाँ भी 15 दलाई लामा होगा और चाइना अपॉइंटेड एक दलाई लामा होगा। इसलिए हिज होलीनेस का कंपैशन, फीस्ट, लव इस मिशन में है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हिज होलीनेस 14 दलाई लामा को भारत रत्न से अवार्ड किया जाए और अभी से हम तैयार रहे। 15 दलाई लामा, चाइना वाला दलाई लामा को रिकॉग्नाइज करेंगे। माननीय सदस्य डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन जी। ऑनरेबल स्पीकर मैडम। अध्यक्ष महोदय, जो केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री कौशल योजना क्रियान्वयन के संबंध में और राज्यों के समन्वय के साथ की जाती है, 120 मिलियन बच्चों को ये प्रभावित करती है। 1.27 लाख स्कूलों में लागू है। भारत सरकार 60% अनुदान देती है, राज्य सरकार 40% अनुदान देती है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने हिस्से को बढ़ाया नहीं है 2009 के बाद में, और उसका भुगतान बहुत उनको दिया जाता है। मिड डे मील जो वर्कर्स हैं उनको कर्मचारी नहीं माना जाता, वॉलंटियर माना जाता है। उनके जो वेतन है बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि उनको केंद्रीय हिस्सेदारी को बढ़ाए। माननीय सदस्य श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदया। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में दिया है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जो शेड्यूल 5 में ट्राइबल जिला है। वो रेलवे की दृष्टि से आज भी बचा हुआ है। वैसे तो वहाँ चाहे रेलवे, नई रेलवे लाइन हो, चाहे ब्रॉडगेज हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे डबलिंग हो, ये सारे काम चल रहे हैं। लेकिन प्रतापगढ़ और बेगू क्षेत्र ऐसे छूटे हुए जहाँ रेलवे सेवाएं अभी भी नहीं है। तो मंदसौर से प्रतापगढ़ होते हुए गुजरात एक नई रेलवे लाइन के लिए फाइनल सर्वे केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। ऐसे ही नीमच से बेगू होते हुए कोटा सैंक्शन किया है। मेरी सरकार से मांग है आपके माध्यम से कि पीएम गति शक्ति या अन्य योजना के माध्यम से वहां भी रेलवे लाइन पहुंचे ताकि उस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। और मैं यहाँ से अपने राजसमंद परिवार को बोलना चाहती हूँ कि मैं उनकी आवाज़ यहाँ पर हमेशा बनूंगी। इसीलिए मैं ये निश्चित करने के लिए केंद्र सरकार अधिक से अधिक कार्य कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ राजसमंद में देसुरी की नाल घाट मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो चारभुजा से पाली जाती है, उस पर स्थित इस घाट की सड़क घुमावदार है और जंगल के बीच से रास्ता निकलता है। घुमावदार सड़क होने पर बहुत खतरनाक मोड़ों पर सड़क सुरक्षा के उपाय नहीं हो सके हैं और पूरी घाट के इलाके में एलिवेटेड सड़क बन जाए, यह मांग जनता लंबे समय से कर रही है, पर पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति नहीं। बच्चों की मृत्यु हुई है, पूरी बस गिर गई थी और काफी बच्चों को चोटें आई हैं। तो
को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएं। पूरी देसूरी की नाल घाट में पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी की प्राप्त करने की पूरी घाट में एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाए। घाट को राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत लाया जाए। सकरे मोड़ों को चौड़ा किया जाए। घाट के सड़क के किनारे अपेक्षित स्थानों पर विभिन्न सड़क की सुरक्षा उपाय किए जाए। घाट की सड़क में ट्रैफिक नियंत्रण के उपाय किया जाए। सिर्फ राजसमंद नीलेश जी माननीय सभापति, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। माननीय पंतप्रधान सहायता निधि, इसमें दिए गए पैसे 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, पर उस पर पूरा खर्चा निकालने के लिए उसके पैसे बढ़ाना चाहिए। मैं PMRF के अंतर्गत 1000 के अंतर्गत 35 मैं दे सकता हूँ। 35 ये जो लिमिट है ये बढ़ानी चाहिए और बहुत इन्फिनाइट करनी चाहिए। हॉस्पिटल की संख्या बढ़ानी चाहिए। इस एक तालुका में कम से कम एक हॉस्पिटल शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, PMRNF प्रणाली अभी तक पोस्ट से की जाती है, कृपया ये ऑनलाइन करनी चाहिए ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी पैसे मिल सके और उनको राहत मिल सके। PMNF में एक स्पेशल ऑप्शन होना चाहिए, ऐसे जैसे कि ये लिस्ट में कोई भी डिसीज़ नहीं होगा तो फिर भी उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आपने मुझे बोलने के लिए परमिशन दी, उसके धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन मैडम। धन्यवाद महोदय। கரூர் வெண்ணெய்மலை வேலாயுதம்பாளையம் பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான நடுத்தர மக்கள் பல வருடங்களாக வீடு கட்டி குடியிருக்கின்றனர். வீடுகளுக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் தொடர்ந்து வீட்டு வரி, தண்ணீர் வரி, மின்சார கட்டணம் கட்டி வருகின்றனர். இந்த குடியிருப்பு பகுதிகள் வெண்ணெய்மலை முருகன் கோவில், புகழிமலை முருகன் கோவில் நிலங்களாகவும் உள்ளன. இவை இனாம் நிலங்கள் மற்றும் கோவில் நிலங்கள் என்று இரு வகையாக உள்ளன. இனாம் நிலங்கள் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கோவிலில் இறை சேவை ये भूमि उन लोगों को दी गई थी जो भगवान की सेवा कर रहे थे। 100 वर्षों पहले उनको बेची गई थी। हिंदी एंडोमेंट बोर्ड उस समय सृजित नहीं हुआ था, उनके पास पट्टा थे। ऐसी भूमि पर वो रहते भी थे। उन्होंने अपने घर भी बनाए हैं। न्यायालय के आदेश जारी होने के बावजूद भी तो उनके लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनको खाली करना पड़े। तो उनका सपना थी अपनी मेहनत की कमाई पैसे से इनको खरीदा था। 50 वर्षों से उस घरों में रह रहे थे, अब उनको खाली कराया जा रहा है। चर्चा करके लोगों को न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र संसदीय क्षेत्र से हूं। नांदेड़ जिला क्षेत्र में किसान भाइयों की पीक बीमा राशि लगभग 617 करोड़ राशि है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 267.3 करोड़ राशि अभी तक मिलना बाकी है, जो कि महाराष्ट्र सरकार के हिस्से की 349.70 करोड़ राशि मिल चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार का हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। इसी के अनुरूप किसान भाई इस लाभ से वंचित है। मेरी आपके माध्यम से ये मांग है कि 267.3 करोड़ केंद्र सरकार का जो हिस्सा है राशि तुरंत महाराष्ट्र सरकार को पीक बीमा की राशि अदा की जाए, जो कि किसान भाई को इसका लाभ मिले। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर टी सुमिति जी। मैडम चेयरपर्सन। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे अवेलेबल लोक मेहता का मुद्दा उठाने का अनुमति दी। जो चक्रवात फैंगल है वो तमिलनाडु के उत्तरी जिलों को काफ़ी प्रभावित किया है। वहाँ बुनियादी ढांचा और जीविका और आम जीवन को प्रभावित किया है। इससे इसका जो भूस्खलन हुआ है जो तिरुवन्नामलाई में है, ये बहुत बड़ी
सुविधा आई है वहाँ पर। हमारे मुख्यमंत्री जी फ्री एमपी सालों ने 500 से ज़्यादा कर्मचारियों को सड़कों को ठीक करने के लिए लगाया गया। चित्तूर बाईपास रोड है, कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इस काम के लिए लगाया और स्थिति को नियंत्रण में रखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो कल्याणकारी 30 करोड़ रुपये दिए गए हैं और 37 करोड़ स्वयं सहायता समूह को दिए गए, इसके बावजूद भी ऐसी स्थिति वहाँ पर भारी धनराशि की ज़रूरत है। हमने अंतरिम राहत की 2000 करोड़ की मांग की है। हमारे मुख्यमंत्री जी दावे करते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम की बात को अपनाते हैं। क्या तमिलनाडु भारत का हिस्सा नहीं है, भारतीय परिवार का हिस्सा नहीं है? सबसे पहले नालंदा माननीय सदस्य पप्पू यादव मैडम, नालंदा पेपर एग्जामिनेशन और घोटाला ये एक पूरक बन गया है बीपीएससी यूपीएससी नियोजित शिक्षक कर्मचारी का। लगातार पेपर लीक का मामला लगातार चल रहा। परम ज्ञान निकेतन गया से लेकर कई ऐसे स्कूल के पेपर लीक के मामले बिना एग्जामिनेशन बिना पेपर लीक के नहीं होता है। अभी CGSL में का जो आया उसमें 4 लाख रुपया लेकर के रिजल्ट दिए गए। सॉफ्टवेयर के चलते 85,000 बच्चे हमारे फॉर्म नहीं भर सके, उसका एक्सटेंशन नहीं हुआ। 2 पदाधिकारी SM राजू और परमार, ये दोनों को गलत तरीके से, जबकि उस पर विजिलेंस का जांच हो गया, FIR हो गया, उसको पोस्टिंग कर दी गई। मैडम, ये भ्रष्टाचार पेपर का मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि ये पेपर का जो लीक है, ये बिहार में जो लगातार लाठी चल रहा है। धन्यवाद सभापति महोदय। SMA स्पाइनल मस्कुलर ऑट्रोफी एक गंभीर बीमारी है जिससे प्रत्येक वर्ष लगभग 4000 बच्चे देश में, बिहार में लगभग 250 बच्चे, भागलपुर में लगभग 16 बच्चों, मेरे खगड़िया लोकसभा में लगभग 3 ऐसे बच्चे जो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। और इस बीमारी में मांसपेशियों का नसों के साथ जो संपर्क है वो टूट जाता है और 6 साल के बाद वो बच्चा बोलना बंद कर देता है। उसके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता और धीरे धीरे वो अपने आप को मौत की तरफ बढ़ते जाता है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय ये निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि इसके इलाज में लगभग 17.5 करोड़ रुपया का तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इसको लेकर। कासगंज में जो कि शिक्षा से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इन दोनों जनपदों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली, आगरा, लखनऊ और बरेली जाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि एक केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और इसके साथ साथ जनपद कासगंज में जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए एक राजकीय विद्यालय कासगंज जनपद में खोले जाने के साथ साथ, मैडम एक मिनट, एटा जो केंद्रीय विद्यालय है वो राजकीय विद्यालय जो एटा में जनपद एटा में स्थित है उसमें शिक्षकों की कमी है और विज्ञान संकाय की अगर व्यवस्था हो जाए। धन्यवाद मध्यम वर्ग के लोगों को। अदूर प्रकाश जी, माननीय सदस्य अदूर प्रकाश जी। थैंक यू मैडम। धन्यवाद महोदय। ध्यान का सभा का ध्यान सबरी रेलवे लाइन है, रेलवे से रेल कनेक्टिविटी के लिए चुना गया है जिसमें 50,000 की ज़्यादा जनसंख्या है। रेलवे नरबंगा के लिए रेलवे सुविधाएँ संगमाली सभी रेल का साफ करके उपलब्ध कराए और स्वतंत्रता कोने के पनालूर के माध्यम से कराए जाए। कालाकोटम और ये भी इसी क्षेत्र में आते हैं, तो विस्तारित लाइन है उससे अब अपर लिमिट से बाहर निकल गई है। मेरी गुजारिश है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने भी रिकमेंड किया है, माननीय सदस्य जैसे कि आप जानते हैं मनोज कि हम चाहते हैं कि 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए JKPSI में ताकि एस्पिरेंट्स अपने लिए रोजगार हासिल कर सके। शुक्रिया।
मैडम स्पीकर महोदय, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बिहार में ममता कर्मी जो हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनके ऊपर कुछ बातों से इनकी बहाली हुई बिहार सरकार में, और वहां से लेके अभी तक ममता कर्मियों को पहले प्रति परसों 100 रुपया दिया जाता था, अब 300 रुपया दिया जाता है। लेकिन इनकी जो काम है, जैसे डॉक्टर करते हैं वैसी नर्स करती है। आज तक यदि परसों नहीं हुआ अस्पताल में तो वो 8 घंटा 10 घंटा मजदूरी करती हैं, उनको 1 भी रुपया नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से मैडम निवेदन 5 सेकंड मैडम, मैं आपके माध्यम से ममता कर्मियों के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य कर्मी का दर्जा मिले। जो डॉक्टर और नर्सों का माननीय अस्पताल सदस्य M.K. राघवन जी, उनको भी मिलना चाहिए। धन्यवाद। मैडम राइस, बिफोर यू टू ड्रॉ द के समक्ष खड़ा हूँ एक अवेलेबल लोकमुद्रा का उठाने के लिए रेलवे मंत्रालय से संबंधित ये मुद्दा है। रेल सेवाओं की कमी है, विशेषकर केरल के उत्तरी हिस्से में। क्रिसमस जल्दी ही मनाया जाएगा, जब नया साल आएगा उससे ठीक पहले लोग आनंद करने के लिए पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने गृह जिले में गृह स्थान पर आते हैं क्रिसमस को मनाने के लिए। अपने परिवार के साथ ये लोग आते हैं। मैडम एक मिनट कर दीजिए। उत्तरी क्षेत्र के केरल के उत्तरी क्षेत्र के लोगों को परिवहन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद सभापति महोदया जी। मैं 2 विषय, पहला विषय हमारे BTR बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, वहाँ मेरा संसदीय क्षेत्र का उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट है, तो जनजाति बहुल्य क्षेत्र है। जनजाति बहुल्य क्षेत्र उदालगुरी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का एक कैंपस वहां पर स्थापन करें। दूसरा, कार्बी आंगलंग असम का सबसे भौगोलिक दृष्टि से बड़ा जिला है, वहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जरूर खुले। ये मैं शिक्षा मंत्री से विशेष करके मैं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री राहुल कासबा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के अंदर भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण एक योजना थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके 2023-24 रबी और 23 खरीफ के प्रीमियम के इशू पे मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूं। मैम 23-24 का जो रबी का प्रीमियम है, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक जमा नहीं करवाया। किसान के 400 करोड़ रुपए का क्लेम चूरू जिले का स्पेशल एकड़ बनता है, और मैम इस पैसे को जमा न करने के कारण आज 1 साल से ऊपर हो चुका है, किसान को उसका क्लेम नहीं मिल रहा। मैम 2023 खरीफ के अंदर भी आज तक किसान की 800 पटवार मंडलों की शिकायत स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। डबल इंजन के नाम पे सरकार से वोट मांगे मैम, और आज तक राजस्थान का एक इंजन बंद पड़ा है। किसान को 1-1 साल तक प्रीमियम की राशि स्टेट गवर्नमेंट जमा नहीं करवा रही, कैसे किसानों को क्लेम मिलेगा? मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों को क्लेम दिलाए और विद ब्याज क्लेम दिलाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदया, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक मिनट माननीय सदस्य, माननीय गजेंद्र शेखावत जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। माननीय सभापति महोदया, अभी शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्य द्वारा विजय दिवस को लेकर के कुछ यहाँ पे दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 2 विषय रखे थे, उनमें से एक विषय था कि जो पेंटिंग पहले रक्षा मंत्रालय में लगी थी, उस पेंटिंग को वहां से हटा दिया गया। मैं मात्र सदन के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वो पेंटिंग मोस्ट बीफिटिंग प्लेस पर मानेकशॉ ऑडिटोरियम में पूरे सम्मान के साथ में स्थापित की गई है, ताकि वहां उसे और अधिक लोग जो है उसे देख करके उससे प्रेरणा प्राप्त करें। मुझे लगता है कि ऐसे विषय माननीय जो भारत की सेना माननीय सदस्य और भारत के सेना के सम्मान से जुड़े हुए, भारत के सेना के शौर्य से जुड़े हुए विषय,
उनको लेकर के इस तरह के राजनीतिक टिप्पणियां करना, मुझे लगता है कि इस पर निश्चित रूप से हम सब संसद में बैठे हुए सम्मानीय सदस्यों को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान रखते हुए उस पर निश्चित रूप से हमें टिप्पणी करने से पहले विचार करना चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदया। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भीलवाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, देवली रोड जिसकी को 2 लेन से 4 लेन किया जाए, क्योंकि इस मार्ग को देवली से NH 52 से प्रारंभ होकर जहाजपुर 148D से जुड़ता है और शाहपुरा तक जाता है, उसके बाद बनेड़ा होते हुए 48 NH से जुड़ता है। इस रोड पर अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण, जाम और दुर्घटनाओं के कारण न केवल आमजन परेशान होता है बल्कि आपातकालीन सेवाएं भी ठप हो जाती हैं। पिछले लंबे समय से आम जन की ये मांग है कि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। यह मार्ग उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। आभारी हूँ सभापति महोदया। हमारे संसदीय क्षेत्र के जनपद देवरिया और जनपद बलिया, सलेमपुर लोकसभा के, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। महोदया, विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तुरहा, गोंड, खरवार और धनगर जातियों को क्रमशः SC ST में सूचित किया गया है, लेकिन इन जातियों को प्रमाण पत्र न मिलने से इनका संपूर्ण विकास रुका हुआ है। इनको संवैधानिक हक नहीं मिल रहा है। तुरहा जाति SC में अधिसूचित है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में इसे तुरहा और तुरहा कहा जाता है, लेकिन आधिकारिक नहीं बनाते। इसी प्रकार बोलचाल की भाषा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की HT लाइन हरियाणा, दिल्ली के कई इलाकों से गुजर रही है, जिसमें किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा। राइट ऑफ वे में लगभग 1 एकड़ लाइन के आसपास का क्षेत्र होता है, उसमें 30% मार्केट रेट दिया जाने का गाइडलाइंस है, जबकि नुकसान जमीन की वैल्यू में 90% की गिरावट होती है। और किसानों की मांग है कि वो मार्केट रेट की बजाय कलेक्टर रेट दिया जा रहा है, उसको मार्केट रेट के हिसाब से 90% दिया जाए। किसान आंदोलनरत है, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। शंभू बॉर्डर पर भी किसान बहुत लंबे अरसे से बैठे हैं MSP की लीगल गारंटी को लेकर। सरदार जगदीश जी 21 दिन से आमरण अनशन पर 21 दिन से बैठे हैं, लेकिन सरकार उनसे बात नहीं कर रही, उनको अपने हाल पे। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं इस महान सदन में उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर अपना गंभीर शोक व्यक्त करना चाहूँगा। सिर्फ भारत नहीं, आज पूरी दुनिया ने एक महान कलाकार को खोया है। भारतीय संस्कृति के प्रति उस्ताद जाकिर हुसैन की योगदान को याद करते हुए मैं बस इतना ही चाहूँगा कि सरकार उनको सम्मानित करे, और वो जो उनके महत्वपूर्ण जो बातें थे, जो हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा था, वाह उस्ताद वाह, वो कभी हम भूल नहीं पाएंगे। यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। श्री विष्णुपद राय जी। सांसद है, लंबा 700 किलोमीटर द्वीप समूह का अंडमान सांसद। पिछले 5 साल में प्रधान समिति जिला रास्ता बना केवल 36 किलोमीटर। अनुरोध करूंगा आपके माध्यम सरकार के पास, जो PRA के पास फंक्शन था, फंड था, पावर था, खत्म हो चुका है, दोबारा कृपा करके दे दी। सिमिलर हालात है म्युनिसिपल काउंसिल्स का। मेरा विनती प्रार्थना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लंबा 700 किलोमीटर साहब आप जानते हैं। अनुरोध करता हूं मेरे विचार करें, अंडमान को आगे बढ़े। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने का अनुमति प्रदान की है, वो अपना मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभापटल पर रख दे। अब सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगे। पहला वेज 2024-25 को सरसा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा। अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर श्री सुधाकर सिंह एवं श्री हनुमान बेनीवाल के कई कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं।
यदि माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के भीतर सभापटल पर पर्ची भेज दे जिसमें उस कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्या लिखी हो जिसे वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि माननीय सदस्य सूची में कोई विसंगति पाते हैं तो वे कृपया इसकी सूचना तत्काल सभापटल पर मौजूद अधिकारी को दे दें। आइटम नंबर 14 श्री केसी वेणुगोपाल। थैंक यू। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय कि आपने मुझे इस अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए मौका दिया है। महोदय, वास्तविकता बहुत अलग है। जो भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है उससे हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविकता क्या है महोदय? जब भी एसटीजी होते हैं तब माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देते हैं क्योंकि हम अनुपूरक मांग पर बढ़ते, लेकिन यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी उपस्थित नहीं है। तो बताइए, चर्चा की बात यह है, मैं कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूँ। जब भी एसटीजी होते हैं तो मेरी प्राथमिकता यही होती है कि यहाँ पर मंत्री जी हों। महोदय, अर्थव्यवस्था की वास्तविकता क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था वास्तव में बहुत ही खराब स्थिति में है और इसमें तत्काल प्रभाव से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल ही के महीनों से हमने देखा है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। जो चुनौतियां हैं वह कामगारों को प्रभावित कर रही हैं, व्यापारियों को प्रभावित कर रही हैं और विशेष रूप से भारत के जो सरकार के लोग हैं उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। जो चुनौतियां हैं उनको देखा जा रहा है किस प्रकार सरकार इसको देखने के लिए क्या काम कर रही है। महोदय, हम जीडीपी रेट को देखते हैं तो हर व्यक्ति देखता है यह 4.5% है। यह सरकार बात डीपीटी की बात करती है, जीडीपी की बात करती है। महोदय, हमें अपनी अर्थव्यवस्था की जो नाजुक स्थिति है उसको देखना। आईटी, रिटेल, लॉजिस्टिक और यह सभी जो हैं वह अलग अलग प्रकार से हैं। बैंकिंग, इंजीनियरिंग पिछले कुछ वर्षों से इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही हैं। महोदय, मूलभूत देखा राय से जो वेतन है वह उतने ही हैं। जो भी हम क्या मुद्रास्फीति से उन्हें कोई फर्क नहीं हुआ। और जो मूलभूत है वह इस प्रकार से हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति जो है जो कृषि है वह 0.2% से बढ़ी है। पहले 5 वर्षों की हम देखें लगभग जो आधी हमारी जो काम है वह कृषि में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम भी इस प्रकार से हो रहा है। यहाँ तक कि 19-20 की हम बात करें या अन्यों की बात करें, यह 0.8% था एफएमजीसी में, लेकिन इसके विपरीत
जो वेजेस हैं वह कम हुए हैं, लेकिन इस देश में क्या इस समय यही हो रहा है? जो अमीर आदमी है और अमीर हो रहा है, लेकिन जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है। बहुत सी जो कंपनियां हैं वह चिंता का विषय नहीं है कि किस प्रकार से वहाँ काम हो रहा है। मैं यहाँ पर इसको नहीं बताना चाहता, लेकिन सरकार इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ करियर्स की बात की है 2014 के बाद, वह कह रहे हैं, लेकिन 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम दिए जा सकते थे। कितनी नौकरियों का सृजन किया गया, ना केवल सृजन किया गया। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या यह ज़्यादा नहीं है महोदय? जो रोजगार है बेरोजगारी वाले क्षेत्रों में यह 6.4 है जुलाई सितंबर के महीने में, और सरकार ने भी यह, यदि हम इसको देखा जाए तो यह इस प्रकार से हुआ है महोदय। एलओपी ने सही कहा अपने भाषण में कि नौकरियां देने के बजाय आप छोटे छोटे व्यापार हैं उनको बंद कर रहे हैं, एमएसएमई को बंद कर रहे हैं, और हमारे देश की जो लाखों लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को बंद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जो एमएसपी में जो आयात है वह भी 24 की बात करें, यह 44.7% था। फरवरी 24 में वह जो क्षेत्र है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है महोदय। यदि हम उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाने की बात करें तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है महोदय। ग्रामीण भारत इस समय रो रहा है, परेशान है, चिल्ला रहा है। जो मनरेगा बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। मैंने इस पर पहले ही प्रश्नकाल के दौरान इस पर प्रश्न किए, मनरेगा में कितने व्यापारी थे, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया। मनरेगा एक बहुत अच्छी ऐसी योजना थी, जिसको ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया था, इसीलिए इसको शुरू किया गया था। जो मुद्रास्फीति है आकाश को छू रही है। 44% सब्जियों के मूल्य बढ़ गए अक्टूबर में, और सब्जियों के मूल्य 57 महीनों में सबसे अधिक हैं। जो खाद्य तेल है उसके प्रतिशत 99% बढ़ गए हैं। जो आवश्यक वस्तुओं के मूल्य है वह वास्तव में भारत के आम जनता की जो खरीद शक्ति है उसको भी बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है महोदय। यह सरकार बात कर रही है। कल प्रधानमंत्री जी ने बात की, भारत की बात की, विकसित भारत की बात की, लेकिन बताइए कि इस देश का गरीबी दर कितनी है? हम आज विश्व स्तर पर देखें तो हम हमारा हैं महोदय। जो विश्व स्तर पर एमपीआई जो है वह ऑक्सफोर्ड पर गरीबी और मानव विकास पहल के तहत हम देखें तो हमारे पास 234 मिलियन लोग ऐसे हैं जो देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन रख रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा देश विश्व के 5 सबसे बड़े राष्ट्रों में है जो गरीबी से नीचे जीवन यापन कर रहा है। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं महोदय। जब हम संघीय ढांचे की बात करते हैं, प्रत्येक राज्य का अधिकार है कि उसको समान अधिकार दिया जाए केंद्र के बजट में, लेकिन हो क्या रहा है? केरल हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ बात कर रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं पीडीएफ की बात कर रहे हैं। विशेष रूप से कर्नाटक की हम बात करें, भारत सरकार बहुत बार कर्नाटक में 1,87,867 17-18 में हुए, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। कर्नाटक का जो भाग है 4.7 लाख
से है केवल घटकर 3.4 लाख हो गया। यही बात केरल के साथ है, यही हिमाचल के साथ, तेलंगाना अन्य राज्यों के साथ भी है, जहाँ पर भी विपक्षी दल सत्ता पर हैं, सरकार वहाँ पर ऐसे काम कर रही है। हमारे साथ बहुत खराब व्यवहार हो रहा है, बहुत सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। जब हम प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं, आज सुबह ही बात की, कल भी बात की, वायनाड और अन्य दूसरे स्थानों की बात की जहां पर प्राकृतिक आपदा आ गई थी। महोदय 5 महीने बीत गए हैं, कितने कदम उठाए गए ताकि जनता में सुरक्षा की भावना उत्पन्न की जा सके, जिनके पूरे के पूरे परिवार बह गए। वायनाड के एक व्यक्ति ने अपना जिक्र बताया, बहुत ही भावनात्मक बात कही। केंद्र सरकार इसमें क्या कर रही है, कितना सहयोग दे रही है। हम सभी सांसद जो हैं, हम इसमें हैं, हम इस जो प्राकृतिक आपदा को देखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की आप बात करते हैं, तो गृह मंत्री जी तक पत्र आ जाता है और आपने नेवी को भेज दिया, हम और दूसरे बलों को भी आपने भेज दिया, लेकिन आम चीज़ें जो सरकार को क्या करनी चाहिए। अब केंद्र सरकार ने वायनाड के लिए कुछ भी नहीं दिया, वायनाड के लिए कुछ पैकेज नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ सरकार उन्हें कह रही है कि आप 130 करोड़ 61 लाख 98 हजार जो है ये पैसा केरल सरकार से ले। महोदय एक तरफ तो वह कह रहे हैं कि हमने नेवी को भेजा, दूसरों को भेजा, लेकिन अब जो नेवी का जो खर्चा है उससे भारत सरकार कह रही है केरल सरकार दे। कितनी अजीब बात है, बताइए क्या अजीब बात कर रहे हैं आप। बात है कल आपने 1 घंटे से ज़्यादा बात की, आपने हमें 1 सेकंड के लिए भी बोलने नहीं दिया। अब महोदय मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करता हूँ। महोदय हमारी वित्तीय प्रणाली में जो विनियामक चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। 11 करोड़ लोग हमारे देश में अभी भी स्टॉक मार्केट पर निर्भर हैं। 11 करोड़ लोग महोदय, इस देश के जो मझोले लोग हैं, वह लोग हैं जो मध्यवर्गीय लोग हैं महोदय, से भी ने जो आम जनता के बहुत कठिनाई से कमाए पैसे हैं उसकी सुरक्षा के लिए बहुत से कदम उठाए। इकोनॉमिक अफेयर के तहत सभी काम करती है वित्त मंत्रालय के, और यह सुनिश्चित करती है कि जो नियामक हैं वह ढंग से काम करें। संविधान के 7 कहा गया है भारत सरकार विशेष शक्तियां देती है भारत के स्टॉक मार्केट को नियमित करने के लिए। कोई भी कमी यदि होता है सेबी में तहत, तो वास्तव में यह वित्त मंत्री जी के का ही इससे पता चलता है कि वह किस प्रकार से काम कर रही हैं। बताइए, सेबी के जो चेयरपर्सन हैं, जो DA के सचिव हैं, जो वित्त मंत्रालय के तहत काम करते हैं, वह वास्तव में वह सर्च समिति का भाग है जो कि सेबी के चेयरमैन का चुनाव करता है, चयन करता है। यह समिति इससे जो सेबी के चेयरपर्सन का जो चुनाव करता है, इसका मतलब वित्त मंत्रालय सीधी तरीके से जिम्मेदार है यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो व्यक्ति है जिसके पास वह इस निकाय में काम करे। महोदय होता क्या है बताइए। बहुत से गंभीर मामले जो हैं लगाए गए, आरोप लगाए गए सेबी के चेयरमैन के अगेंस्ट, और इसने बताया किस प्रकार से उन्हें नैतिक और जो विनियामक सिद्धांत थे उनके साथ छेड़छाड़ की। 17 और 24 के बीच में उन्हें
16 करोड़ रुपए ICICI बैंक से लिए, जबकि सेबी अधिकारी जिम्मेदार हैं उस बैंक का विनियमन करने के लिए। यह पैसे जो सेबी से जो पैसा मिलता है उससे 5 गुना ज़्यादा थी और वास्तव में यह पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन है। और उनकी जो रेंटल आय थी, सेबी के तहत एक कंपनी थी, उसमें भी कुछ हेराफेरी हुई। बताइए महोदय, ये क्या है? सेबी एक कंपनी को देख रही हैं और उस चेयरपर्सन है उस कंपनी के घर में किराए पर रहता है। ये बड़ी अजीब बात है। और 36.9 करोड़ रुपए का जो पैसा है वह उसके लिए देता है, जो कि वास्तव में इसके काम करने के तरीके पर प्रश्न लगाता है। वह पूरी तरीके से सिंगापुर और USA का 2017 और 21 के बीच में वह ना सकी वास्तव में ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध थी और 6 अलग अलग बैंकों $2.28 जो कि महिंद्रा ग्रुप से थे, उन्हें कोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, और जिसमें उनका 19% ज़्यादा उनकी जो थी साझेदारी थी, शेयर थे। वित्त मंत्री जी ने पहल की, एक जांच की और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा क्यों नहीं हुआ? पारदर्शिता और प्रतिबद्धता का जो आपका सिद्धांत है ये उसके विरुद्ध है। मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदया से, आप तो एक अनुभवी सदस्य हैं, जब अनुप्रस्थ अनुदान की मांग पर चर्चा होती है, माननीय वित्त मंत्री दूसरे सदन में हैं, वो सदन के नेता हैं, 2 मंत्री तो बैठे हैं। मैं विशेष तौर पर वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, 6 प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके जरिए महोदय। मैं मंत्री जी महोदय से पूछना चाहता हूँ, पहला, क्यों वित्त मंत्रालय ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की? ये तो आपके जो रेगुलेटरी बोर्ड जो है उसकी सदस्यता पर, उसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह है। क्या मानक रहा है और आप इसको कैसे न्यायोचित ठहराएंगे? सेबी के चेयरपर्सन जो हैं वो, उनकी क्या भूमिका है जब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं? और तीसरा, क्या वित्त मंत्रालय मानता है, जिम्मेदारी लेता है कि जो निवेशक हैं उनके विश्वास को ठेस पहुंची है क्योंकि समय पर कार्रवाई नहीं की गई? सेबी के चेयरपर्सन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई समय पर। चौथा, क्या वित्त मंत्री महोदय बताएंगी कि सरकार ये जिम्मेदारी ले सरलता रही है और इसमें हितों का टकराव हुआ है? वित्त मंत्रालय क्या कदम उठाएगा ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित हो? ये जो आरोप लगाए गए हैं उसके को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता को आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्या मंत्रालय मानता है कि ऐसी स्थिति में क्या चेयरपर्सन रहना चाहिए? और क्या विनियामक के रूप में पारदर्शिता आप सुनिश्चित कर पाएंगे? वित्त मंत्रालय असफल रहा है, इसे सिर्फ जो ईमानदारी है, विश्वसनीयता है, वो उसकी वही नहीं वो खराब हुई, बल्कि और आप इसको किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे इस काम को? महोदय, सरकार का क्या हित था? सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मैं भी इसके बारे में सोचता हूँ। इस देश में सभी का यही विचार है। इतने आरोप क्यों लगाए गए हैं? सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ये तो सभी को पता है ना, सबको पता है कि क्यों। ये तो प्रश्न सभी हैं, एक ही उत्तर होगा। एक व्यक्ति की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
रिपोर्ट जो है वो सबको पता है, सार्वजनिक है, अडानी ग्रुप, और उन्होंने जोड़ तोड़ किया, उनके नाम वहाँ पर अंकित हैं। और बड़े खेद की बात है, सेबी के चेयरपर्सन अडानी का पैसा लगा हुआ है, वो ऐसे स्कैंडल का जिसका वो स्वयं हिस्सा है उसके वो जांच पड़ताल कैसे करेंगी? ये तो बड़े ही व्यंग्य की बात है। बड़े ही सरकार ये कर क्या रही है? ये सरकार क्या कर रही है? सभी को ये देश चलाना है। लोग गरीब होते जा रहे हैं दिन पर दिन। एक व्यक्ति को जो है सब कुछ मिल रहा है, बाकी आम जनता परेशान है। दिन पर दिन लोग गरीब हो रहे हैं। अडानी का एक बंदरगाह भी है, टर्मिनल है, इस देश में हर 500 किलोमीटर पर उसका कुछ ना कुछ 7,516 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है। हर 500 किलोमीटर पे अडानी या तो टर्मिनल है या वहाँ पर बंदरगाह है। 7 हवाई अड्डे हैं। हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति एक ही व्यक्ति के लिए हमारा है। अब ये सही समय महोदय, ये सही समय है। ये हम कह रहे हैं कि ये जो है इनका जो काम है वो संदेह के घेरे में है। अडानी के द्वारा अडानी के लिए ही ये सरकार काम कर रही है। नहीं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते उनके खिलाफ? आपको तो स्टॉक मार्केट के लिए विश्वसनीयता चाहिए ना। लोगों ने जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है वो उनका वो कैसे विश्वास आएगा? आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गरीब लोगों की आप किसकी वजह से काम नहीं कर रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्यों आप डर रहे हैं कार्रवाई करते हुए? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है महोदय। इसलिए हम माननीय वित्त मंत्री महोदय से उत्तर चाहते हैं, क्या आपको जांच कराएंगी और या जेपीसी के द्वारा जो है इंक्वायरी जांच होनी चाहिए। हमने जेपीसी के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। आपकी तो बहुमत में है, जेपीसी के तरफ से तो समझे स्टॉक मार्केट कैसे काम कर रही है। मैं हर एक व्यक्ति की सदस्यता, हर व्यक्ति का अपनी ईमानदारी है, अपनी लिख ईमानदारी होती है, भावना होती है। लेकिन कई सालों से, कई महीनों से स्पष्ट तौर पर आम आदमी के मन में एक संदेह है। ये व्यक्ति, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, फिर भी वो लगातार उनको काम करने दे रहे हैं। आप अब उत्तर नहीं दे सकते। मैंने पहले भी कहा है क्या कारण रहे हैं। इस देश को उत्तर चाहिए। 7 करोड़ लोग इस व्यवस्था में अपना पैसा लगा रहे हैं। एक जेपीसी बैठाइए जो जांच करे। क्या सरकार को जांच करने वाली है? आप उत्तर दें। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने कहा एकाधिकार है। अगर हम ये बात सार्वजनिक करते हैं तो आप उनको गाली देना शुरू कर देते हैं, अपशब्द कहना शुरू कर देते हैं। आप जो चाहते हो वो करते हो और छवि खराब होती है। आप सोशल ग्रुप में, सोशल मीडिया में आप जो हैं लोगों को बदनाम करते हैं। जब भी हम पूछते हैं लोगों को बदनाम, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं।
आपने हमें अनुमति नहीं दी है। संसद में भी कई बार हमने बात की है कि आप क्यों डरते हैं, आपका क्या संबंध है। देश जानना चाहता है किरण रिजिजू जी, इतना एक व्यक्ति को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी तो केंद्र में आ रहे हैं, आप जांच कर लीजिए उसकी जांच। आपको किसने रोका है, आप जांच करें। कोई भी अगर है तो अगर आप जांच कराइए, आप उसमें हैं ही। आप प्रहलाद जी आप जानते हैं, आप इच्छुक हैं, उसमें आपकी रुचि है, अगर आप चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ये चर्चा अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार जो है सदन से पैसा चाहती है, आपके नेता बोल रहे हैं। सरकार चाहती है कि अनुदान के अनुपूरक मांगों को पास किया जाए। देश जानना चाहता है क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप। एक व्यक्ति के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जवाबदेही नहीं है, प्रजातंत्र है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इस सरकार को इसको रोकना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को मैं विराम दे रहा हूँ। इनिशिएट करके राज्यसभा में इनिशिएट करके फिर एलओपी बोला तो उसको वहाँ एक कन्वेंशन है कि सुनना पड़ेगा, उससे बैठा है। एमओएस फाइनेंस पूरा नोट कर रहे हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम लोग भी सुन रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, आप जिस आदमी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मोदी जी ने उसको करोड़पति, हमारा किसी ने उसको करोड़पति नहीं बनाया, आप लोगों ने बनाया है, हम लोग नहीं बनाया। हम लोग यूनिकॉर्न बनाया, हम लोग स्टार्टअप किया, हम लोग स्टैंड अप को आगे बढ़ाया। यूनिकॉर्न हाईएस्ट हम लोगों का समय में पैदा हुआ है। ये जो आप नाम ले रहे हैं, सारा पोर्ट, सारा एयरपोर्ट, सब बिजनेस आप लोगों ने ही दिया है। खामखा अब हम लोगों को बदनाम मत कीजिए। इस देश में बहुत उद्योगपति है जो आप लोगों का समय में पैदा हुआ है। यहाँ आप इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता है। थैंक यू। डॉक्टर संजय जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। वित्त मंत्रालय द्वारा रखे गए अनुदानों के अनुपूरक बजट 2024-25 में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बिल्कुल सच्चाई बोलूंगा, मैं केसी वेणुगोपाल जी का बहुत ही ध्यान से उनका पूरा भाषण सुन रहा था। मुझे अपना पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र जीवन इनके भाषण से याद आ गया। मेरे यहाँ सर्जरी के एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर मोतीलाल सिंह जी। वो इसी तरह का जब कोई बात करता था तो वो ये जरूर कहते थे कि बाबू तुम अंग्रेजी तो बहुत बोले, थोड़ा सर्जरी में बोल लेते तो बहुत अच्छा रहता। इन्होंने एक शब्द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में, एक नॉट इवन वन वर्ड कि भाई आपको 44,000 करोड़ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। यू टेल मी योर होल स्पीच इज पुट हियर, यू हैवंट। आपने एक शब्द भी नहीं कहा, मैंने आपको मौका दे रहा हूँ। आपने एक शब्द भी नहीं कहा। 44,000 करोड़ की जो मांग की बात आपने नहीं की है। सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट के बारे में बोल देते तो हम लोग बहुत खुश हो जाते। खैर चलिए, ये कोई नई बात नहीं है, उधर से सबों के बोलने की ऐसी ही आदत है। अभी हम लोग संविधान पे भी चर्चा सुन रहे थे तो एक सांसद महोदय ने बोला, अपने मेडल स्पीच में बोल रही थी कि छोड़िए नेहरू जी को, उन्होंने क्या किया। मोदी आपने क्या किया यह बताइए। मुझे इतनी खुशी है कि कांग्रेस की तरफ से यह स्वीकारोक्ति आ रही है कि नेहरू जी ने बहुत सारी गलतियां कांग्रेस के राज में की थी। जहां तक मोदी जी ने क्या किया, इसको इसी से समझा जा सकता है कि हम लोग 2024-25 में लगभग 4.5 लाख करोड़ सब्सिडी के रूप में देश के गरीबों और किसानों को दे रहे हैं।
21-22 में हमने 7,57,000 करोड़ की सब्सिडी दी थी। और इतना ही नहीं, जो ये बोल रहे हैं कि राज्यों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, हमने 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राज्यों को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में दिया है। इनका तो कुल बजट ही उतना होता था जिस उनके इकोनॉमिस्ट, सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री के जमाने में इंडिया का बजट जितना होता था उतना हम राज्यों को भी दे रहे हैं और उतनी हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। पर अंतर एक ही है कि उस समय के जो माननीय प्रधानमंत्री होते थे, पहले यूपीए था, आजकल उसका नाम इंडी गठबंधन हो गया है, तो उस समय के प्रधानमंत्री पर जब भ्रष्टाचार के बारे में पूछा जाता था, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते थे, तो वो कहते थे कि गठबंधन धर्म की मजबूरियां होती हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा। ये एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं में अंतर है। 10 साल हो गए अध्यक्ष महोदय या सभापति महोदय हम लोग बैठे हुए, किसी केंद्रीय मंत्री पर 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का आरोप ये आज तक नहीं लगा सकते हैं। यह हमारी सच्चाई है और सबकी बात करते हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि इनकी हालत ये थी कि इन्होंने अपने गठबंधन का नाम यूपीए से बदल के इंडी रख लिया। उसका एकमात्र कारण है कि पूरा देश जानता था यूपीए और भ्रष्टाचार पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं, इसीलिए बेचारे अपना बचाने के लिए, अपने शरीर बचाने के लिए इन्होंने गठबंधन का नाम बदल दिया। लेकिन हमारे यहाँ एक भोजपुरी में कहावत है कि सियरा हुए बा रंग बदल ले बा, अर्थात फॉक्स इज सेम, ही हैज ओनली चेंज्ड हिज कलर। तो वही रंग बदला है। आज भी अगर भ्रष्टाचार का किस्सा आता है तो या तो बंगाल से आता है या कर्नाटक से आता है। मतलब अभी 10 साल 11 साल हमें राज करते हो गए, फिर भी भ्रष्टाचार जहां से उभरता है वहां किसी न किसी इंडी गठबंधन के ही प्रदेश से उभरता है। ये इस देश की विडंबना है। आज हम लोग के खिलाफ एक और नैरेटिव हर जगह चलाया जाता है और वह नैरेटिव होता है कि आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अगर हमारे माननीय नेता सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का पढ़ लिए होते कि क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो उनको यह पता रहता कि उनके जमाने में जितना कृषि मंत्रालय का बजट होता था उतना सप्लीमेंट्री का मनी मांग रहे हैं। लगभग 25,000 करोड़ अभी हम मांग रहे हैं। हम लोगों ने इस देश के किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम 1,46,000 करोड़ रुपए हम यहाँ के किसानों को कैश डीबीटी के माध्यम से दिए हैं और ये 100% पूरा 3,46,000 करोड़ किसानों को गया है। यह वह राज नहीं है कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे जाता है। अगर मोदी जी ने 3,46,000 करोड़ रुपए भेजा है, एक एक किसान को वह पैसा मिला है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यह हमारी सरकार का है। उसी तरह से हम लोगों ने केवल इस सरकार में मोदी 3.0 में 14,235 करोड़ की 7 योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए हम लोगों ने स्वीकृत की है। यह हमारी पहचान है। एमएसपी में 10 वर्षों में हमने रिकॉर्ड वृद्धि की है, यह हमारी पहचान है। पर दिक्कत एक ही है, क्यों नहीं बोल पाए बातें हैं लोग, क्योंकि इनके किसी नेता को सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स 203 पेज का। अब 203 पेज पढ़ने के लिए इतना ज्यादा तपस्या करना पड़ेगा सर कि उसके गर्मी से शरीर को आग लग जाने का भी खतरा हो सकता है। इसीलिए बेचारे कोई सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर नहीं पढ़ते हैं। जब से हम लोगों ने 2009 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पहले हम लोग देखते थे कि नेताजी पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, लेकिन जब से मोदी का पहली सरकार आई, मोदी जी की दूसरी सरकार आई, तीसरी सरकार आई, तो तपस्या से इतना ज्यादा गर्मी बढ़ी कि अब दिसंबर में भी टी शर्ट पहनते हैं। और मोदी जी की चौथी और 5वीं सरकार आना निश्चित है, तो उस समय क्या होगा मैं नहीं बोलूं, अभी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये हालत इन सबों की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे वित्तीय घाटा को काबू करने के लिए बजट के समय जो उन्होंने 5.1% ऑफ फिस्कल डेफिसिट का बात किया था वो अब 4.9% कर दिया गया। इसके यह बताता है कि यह सरकार कितने अच्छे ढंग से वित्तीय प्रबंधन कर रही है। सभापति महोदय, मैं इस सप्लीमेंट्री डिमांड में जो रेयर हेल्थ डिजीजेस के लिए 317 करोड़ रुपए अलग से दिया है, उसके लिए भी रेयर हेल्थ डिजीज सफर करने वाले सभी मरीजों की तरफ से इस सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि दुनिया का 1/3 रेयर हेल्थ डिजीजेस हमारे देश में होता है। वैसे ही हेल्थ रिसर्च के लिए जो 89 करोड़ रुपए की राशि सप्लीमेंट्री डिमांड में दी गई है, उसके लिए भी मैं यह बहुत ही अच्छा फैसला है।
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि दी गई है, वह भी अब सरकार कितनी संवेदनशील है। महोदय, जब पूरा 2020-21 में यह पूरा विश्व आर्थिक व्यवस्था से लड़खड़ा रहा था, तो उसके बाद हम उठ करके दुनिया में बड़े राष्ट्रों में सबसे तेज इकोनॉमी से बढ़ने वाले हम राष्ट्र हुए हैं। और यही जनता के अटूट विश्वास मैजिक बना रहे हैं। और यही एक कारण है कि जो हमारे साथी कांग्रेस के सांसद हैं, वह भी लगातार 3 बार डबल डिजिट में आ रहे हैं। आज तक 3 डिजिट में नहीं आ सके 3 बार में, लेकिन इस बार में एक परिवर्तन जो देख होने के बावजूद भी ये लोग इतने खुश, जोश और जज्बे से भरे हुए हैं कि मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये हमेशा डबल डिजिट में रहें, जिससे इनका जोश और जज्बा हमेशा बरकरार रहे, एकदम बिल्कुल बरकरार रहे। क्योंकि लेकिन एक डर है, जिस तरह से आजकल इंडी गठबंधन में चल पे क्वेश्चन हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि गठबंधन के लोग, सुप्रिया जी बोल ही चुकी है कि टीएमसी के ममता जी पर विचार किया जाए, आरजेडी भी बोल रही है ममता जी पर विचार किया जाए। अगर कई सारे धर्मेंद्र जी भी बोलते रहते हैं, तो अगर ये सब लोग अगर भाग गए तो ये कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। अभी तो ये रीजनल पार्टी के कृपा से किसी तरह डबल डिजिट हो पाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे बस इतना ही कहना है कि कभी भी काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है, और यही नतीजा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे में लोकसभा के नतीजे तो इनके लिए कुछ अच्छे हुए, लेकिन 3 महीने में भी जनता ने समझ लिया इनकी हकीकत को, और हरियाणा और महाराष्ट्र से रिकॉर्ड मतों से इनको बाहर करने का काम उसी जनता ने किया है जो लोकसभा के समय उस राज्यों में दूसरा लिखा था। सभापति महोदय, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो यह भी जरूर लिखा जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भारत से तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा था, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री जी ने आके अपने कार्यकाल समाप्त होते होते तक उसको सबसे निचले पायदान पर पुनः खड़ा कर दिया। और यह भी लिखा जाएगा कि कैसे एक गरीब चाय वाले ने अपने तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत को बनाने के लिए लगातार मेहनत करके उस सफलता के उस मकान को हासिल किया। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष हम 48 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर रहे हैं, और इसके लिए चाहे वह जीएसटी हो, मुद्रा योजना, जनधन खाता, डीबीटी, और सबसे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विश्वास, अगर हम अपने युवाओं को, हम अपने महिलाओं को समुचित अवसर देंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी सेल्फ हेल्प की बहनें हैं। आज 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी है। 2 करोड़ का वादा जो प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ किया था, हम उसको भी अचीव करने जा रहे हैं। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में भी हमारी जीविका की बहनों ने एक ऐतिहासिक काम किया है, और बिहार के एक सांसद के रूप में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि यूपीए ने 10 वर्षों में जहां केवल बिहार को 75,000 करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में दिए थे, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को 2,81,000 करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में बिहार को मिला है। और यह बताता है कि प्रधानमंत्री जी न केवल अंतिम व्यक्ति के लिए संवेदनशील हैं, बल्कि जो इंडी गठबंधन का एक घटक है आरजेडी, जिसके 1990 के 2005 के राज में बिहार की स्थिति 1947 के बिहार की हो गई थी, उसके बारे में भी वह इतने संवेदनशील है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज से 1.25 साल की अगली सदी भारत की होगी, और दूसरा नरेंद्र इस देश का प्रधानमंत्री बन करके उस सपने को हकीकत में बदलने का काम कर रहा है। और वह सपने के साथ इस देश की प्रत्येक जनता चल रही है। हम लोगों ने पहले देखा था कि इस देश में हम बच्चे थे तो खिलौना मेड इन इंडिया होता था, पर हमारे जब बच्चे आए तो खिलौना विदेशों से आने लगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ ही न केवल हम लोगों ने मेक इन इंडिया और पीएलआई का निर्णय किया, मेगा फार्मा पार्क्स,
डिफेंस कॉरिडोर, ये सब स्थापित करके जो देश खिलौनों पर विदेशों से निर्भर हो गया था, आज हम ब्रह्मोस जैसे मिसाइल और हाईटेक उपकरण दुनिया को बेचने का काम कर रहे हैं। यह मोदी जी की उपलब्धि है। आज हम सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने जा रहे हैं जो कि दुनिया में हमें एक नई ऊंचाई पर हमारे इंडस्ट्रीज को पहुंचाएगा। हमने एक तरफ हर गरीब को बिजली, गैस, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, घर, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की हम पूर्ति कर रहे हैं, वही हम बिना गारंटी के रेहड़ी पटरी से लेकर देश के युवाओं को, विश्वकर्माओं को सब्सिडाइज लोन देने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक तरक्की कर सके। लेकिन इतने सारे इन लोगों के इल्जाम के बावजूद भी मुझे याद है, हमारे माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी को मैं आज श्रद्धांजलि भी देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि यस वी